नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम आ चुके हैं अंतिम अध्याय, अंतिम पार्ट लेकर, भाग 5 पार्ट 5, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स आपको कराए जाते हैं। और आज का जो टॉपिक में जो आप सभी से कराने वाला हूं, आज के जो क्वेश्चंस आपके होने वाले, स्पेशली जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि पीवाईक्यूज जो पिछले अलग अलग जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2024 के अंतर्गत, क्योंकि 25 तो अभी जस्ट लगा है, तो 24 में जो अलग अलग स्पेशली यूपीएससी के जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम सारी चीज यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत से ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसको ऑलरेडी आपने पढ़ा है इन 4-5 दिनों में, जो 4 पिछले हमने सीरीज जो पढ़ाई है वहां पर ऑलरेडी आपने पढ़ा भी है, उससे मिलती जुलती चीजें आपने वहां पर पढ़ी है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और मैं फिर से यहाँ पर गारंटी आप सभी को देता हूँ कि ये जो पांचों पार्ट्स आपने देखे होंगे 8 से 10 घंटे का, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट 8 घंटे समथिंग जो पार्ट जो चला है, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हमने पार्ट पार्ट में जानबूझ के इसलिए कराया ताकि चीजें एक साथ तुम्हारा मतलब एक होता है ना, हौच पौच ना हो जाए। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उसको आप क्या करते हो कि वो आप लगातार पढ़ रहे हो, उसके बाद क्या करोगे आप, जो है उसको 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार 10 से 12 बार रिवीजन हो जाता है। जैसे आप देखिएगा कोई आपका सब्जेक्ट प्री है, फेवरेट है, वो आप देखिएगा साल भर में आप 15 से 20 बार पढ़ डालते हो उसको, उसमें कमांड भी बहुत अच्छी रहती है। जनरली इसको जो बच्चे हैं अंतिम समय में पढ़ते हैं, स्किप कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि सर एक बार में पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। पार्ट में करें, 2 बार 3 बार करके करें तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कई बच्चे तो इतना सारा जब मैं बोला उसको भी स्किप कर दिए होंगे। ठीक है भाई, आप लोग ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा जानकार हैं, कर लीजिए स्किप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनना चाहिए। 1.5 घंटे की वीडियो में इतना नहीं सुनेंगे तो क्या हो गया यार। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आप बात बहुत करते हैं, आप पढ़ाइए यार, थोड़ा बहुत आवश्यक है। केवल केवल पढ़ाऊंगा ना तो आधे घंटे ज्यादा टिकोगे नहीं, ये भी पता है मेरे को। ठीक है, तो थोड़ा सा सुन लिया करो, अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त जो सैन्य अभ्यास नहीं है, मतलब ज्वाइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो नहीं है, आपको यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा शिकायत भी था कि सर कलर बैकग्राउंड जो है वो चेंज करे करके, मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। प्लीज इसको आप जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ सर ओके है करके, मतलब बैकग्राउंड जो कलर है ये सर ओके है, ये आप बता दीजिएगा। मतलब पहले से ठीक है तो फिर जो 27-28 को जो होने वाला जो लाइव है, मतलब जो हम मंडे और ट्यूसडे जो लाइव लेंगे, है ना, बताया था ना आप लोगों को, ज्योग्राफी का लाइव होने वाला है, ज्योग्राफी का लाइव। पीडीएफ के लिए भी मैंने बता दिया था, पीडीएफ के लिए आप जुड़ना है जीएस विथ तरुण सर, आप यहां पर ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तो आप मुझे बस बता देना इस बार का बैकग्राउंड कलर ठीक है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों के थे पहले दिन और आपने ऑडियो को कहा, हमने रेक्टिफाई किया, फिर कुछ बच्चों ने सर बैकग्राउंड को लेकर कहा। आई थिंक सो कि इस बार का जो बैकग्राउंड है ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है। आप लोग मुझे एक बार बता दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और कौन सा कलर चाहते हैं, तो पिंकी पिंकी वॉट कलर खेल लेंगे। भाई क्वेश्चन है कहाँ का है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पे ना सारी जगह पे क्वेश्चंस के नेम लिखे रहेंगे, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा बट चलो, यूपीएससी सीडीएस 2 2024, सीडीएस 2 बार होता है यूपीएससी के अंतर्गत, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। एक आपका मार्च अप्रैल के आसपास होगा स्टार्टिंग में, फेब मार्च में, और एक होता है आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास, मतलब साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो ये सीडीएस 2 2024 का पेपर इसमें पूछ रहा है कि अमेरिका का कौन सा नहीं है। अब देखो यार, आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, युद्धाभ्यास अमेरिका का है, ठीक है, वज्र प्रहार ये भी अमेरिका का है, मालाबार इसमें प्योर अमेरिका नहीं है, बट कौन कौन होता है इसमें, यूएसए होता है आपका, जो है जापान होता है, ठीक है ना, और कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। इंडिया तो होगा ही ना, ऑब्वियसली इंडिया होगा। जिसमें अमेरिका शामिल नहीं बोल रहा, ये वरुण है भाई, यहां पर अमेरिका शामिल नहीं है। यहां पर कौन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये किसके साथ होता है, ये फ्रांस के साथ होता है। ठीक है ना, और ये भी वरुण जो है ये आपका नेवी से संबंधित है, ये भी हमने बताया था आप लोगों को। ठीक है, और इनका जो आर्मी का होता है उसको भी मैंने बताया था, और इनका एयरफोर्स होता है वो भी हमने बताया था। एयरफोर्स को क्या बताया था मैंने, एयरफोर्स का हमने बताया था, फ्रांस वालों का गरुड़ बताया था, याद है ना, गरुड़ के पंख होते हैं, वरुण जो है वो शमनो वरुण, वरुण मतलब जल से संबंधित है। ठीक, अब आप मुझे बताना कि फ्रांस के साथ जो आर्मी, भारतीय थल सेना जिस युद्धाभ्यास को करती है, जिस एक्सरसाइज को करती है, उसका नाम क्या है। फ्रांस की आर्मी और भारत की आर्मी के बीच होने वाला युद्धाभ्यास, एक डिफेंस एक्सरसाइज किसके नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक,
हमने ये भी बताया था कि युद्धाभ्यास अपने आप में एक नाम है जो अमेरिका के साथ किया जाता है। तो ये तीनों आपके सही हैं। ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है नहीं है, पूछ रहा है नॉट पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी का हो जाएगा आपका सही जवाब। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर सारी चीजें ऑलरेडी हमने बता दी है। इसमें मैं जहां पर ऐसे लगेगा ना एक्सप्लेनेशन का ज्यादा नीड नहीं है, ऑलरेडी इसको कितने बार हम पढ़ा चुके, कितने बार हम कर चुके, तो मैं उस पर ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संबंध में इनमें से कौन सा, मतलब कथनों पर विचार करना है, कौन से सही है। अगेन यहां पर पूछ रहा है, यूपीएससी सीडीएस 1 का क्वेश्चन है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 1 का क्वेश्चन। पहला बोला एससीओ के लक्ष्यों में एक नई लोकतांत्रिक, ठीक है, इंग्लिश वर्जन आगे मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं ना, उसके जो इंग्लिश वर्जन है उसका ट्रांसलेशन जो है, मतलब ट्रांसलेटेड जो पार्ट है मैंने आगे कर रखा है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, वो आपको पार्ट आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पूछ रहे हैं कि नई लोकतांत्रिक यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक, निष्पक्ष मतलब बिल्कुल अनबायस्ड, विवेकपूर्ण, लॉजिकल अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को, मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करता है, ये इंकरेज करता है, प्रोत्साहन देता है। ईरान एससीओ का एक स्थायी सदस्य, ईरान इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ। देखो बताओ, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो कई बार आपने पढ़ा है यार, हाल ही में जो ईरान को इसकी परमानेंट मेंबरशिप दी गई है, यानी कि 2 आपका राइट है और ये भी आपका राइट है। जनरली इस प्रकार के जो डेटा होते हैं उनको कहां से पढ़ने होते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूं। आप इधर उधर ताका झाकी ना करें, आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपाय होता है वो क्या होता है, ऑफिशियल वेबसाइट। अब सवाल ये सर, आप बार बार ऑफिशियल वेबसाइट बोलते हो, बार बार ऑफिशियल वेबसाइट की बातें करते हो, सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखो बेटा, कुछ नहीं है, जैसे आपने गूगल सर्च करने, सिंपल है, एससीओ, और यहां पर लिख देना ऑफिशियल वेबसाइट, ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऊपर के जो लिंक्स होते हैं, जो ज्यादातर या तो विकिपीडिया के खुलते हैं या तो कोरा के खुलते हैं, या आजकल वो एआई जेमिनी, ऐसा अलग अलग कोई ना कोई आपको खोलने को देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर जब आप देखेंगे ना, ऊपर बॉटम कॉर्नर एंड ऑल, वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी रहेंगी, जैसे कि NIC हो सकता है, .gov हो सकता है, ठीक है ना, .in हो सकता है, ऐसा। अच्छा, दूसरे देश का है तो दूसरे देश के भी ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हो, अगर उसका संबंध इस पर्टिकुलर प्रश्नों से है। जैसे अगर मैं नाटो की बात करूंगा तो नाटो में भाई इस प्रकार की चीजें नहीं आएंगी ना, .in नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया का नहीं है। नाटो का संबंध दूसरे देशों से है, तो उनका अपना, जैसे .org करके जनरली देखने को मिलता है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये पहचान है कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट के, यानी कि भारत सरकार हो सकता है, राज्य सरकारें हो सकती हैं, दूसरे देशों की सरकारें हो सकती हैं, इंटर गवर्नमेंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, NIC, .gov, .in, .org, ऐसे देखने से आपको उनमें चीजें समझ आ जाएंगी। उनके अलग से होम पेज रहते हैं, अबाउट पेज रहता है, के बारे में जाने, न्यूज सेक्शंस होता है, संपादकीय होता है, ये सब उनके पहचान है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। और क्वेश्चंस हमने बताया था हु बहू, वर्ड टू वर्ड यहां से उठाया जाता है। जैसे आप देखिएगा, ये दिख रहा है, एक लोकतांत्रिक, न्याय संगत, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, देखो यहां पर भले ना दिखे, बट आप जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो सर्च करिएगा। मैं बार बार फिर से कहता हूं बेटा, क्वेश्चन स्किप ना करो, इसको स्किप ना करो, आप थॉट प्रोसेस पे जाओ। मैं ये बोलता हूं कि तुम 1000 MCQs करोगे और खाली स्किप करते जाओगे कि नहीं नहीं सर, मेरे को तो खाली आंसर देखना है, मैं सर भगाता हूं, मेरे को नंबर ऑफ MCQs चाहिए, सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन अगर केवल आप 100 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं कि इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है, इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है, तभी आप जो है एक अच्छे अभ्यर्थी के रूप में और सक्सेसफुल अभ्यर्थी के रूप में आगे आ पाएंगे, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं, यदि आपने इस तरीकों को आइडेंटिफाई कर लिया तो हो सकता है आने वाले वर्षों में आपको ये 8 घंटे भी नहीं लिखने पड़ेंगे, आप 1 से 2 घंटे में अपनी चीजें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस ये कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो, इन क्वेश्चंस की भी हमने चर्चा करी थी। यूपीएससी CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एक पेपर होता है, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जाना जाता है, ACS कहा जाता है। ये भी काफी अच्छा पोस्ट होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इन पोस्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, मैं भी वो सारी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। इस वीडियो में नहीं, किसी दूसरे वीडियो में आप मुझे कमेंट कर दीजिए यदि आपको इनकी जानकारी चाहिए। चलिए, तो G7 के सभी देश G20 के सदस्य हैं। अच्छा, यहां पर किन किन संगठनों की बात करी गई है, एक है आपका G7 है, फिर है G20 कॉमन है सब में, फिर है ब्रिक्स है, फिर है आसियान है, और क्या दिया है यहां पर,
सुरक्षा परिषद है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल है। गॉट इट। चलिए, इसमें हम लोग ना एक काम करते हैं, सभी जितने मेंबर्स हैं उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। जितने सदस्य यहाँ पर आपको दिख रहे हैं उनकी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। गॉट इट। आइए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बेटा G7 जो सबसे छोटा है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूं, एक साइड में G20 करूंगा, एक साइड में G7 एंड ऑल अदर को करता हूं, वहां से हम यहां पे निकालेंगे। गॉट इट। चले, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं भाई G7। तो G7 में कौन कौन लोग हैं इसकी हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो G7 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो G7 के सदस्य देश कौन कौन हो जाएंगे। यहां पर हम G20 देखेंगे, यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे G20 और यहीं से फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहां पर हम क्या देख ले रहे हैं, यहां पर हम देख लेते हैं G7 देख लेते हैं पहले। G7, तो G7 में आप याद रखिएगा, देखो ब्रिटेन वाला जो आपका रीजन है अर्थात यूरोपियन रीजन है, वहां से 4 देश हो जाएंगे, 2 आपके अमेरिका वाले क्षेत्र से हो जाएंगे और एक आपका जापान हो जाएगा। तो ब्रिटेन वाले में कौन कौन हो जाएंगे भाई, आप देख लीजिए, यूके या ब्रिटेन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एक आपका इटली हो जाएगा, इसको भी तोड़ तोड़ के याद रख सकते हो, फिर यूएसए हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका कनाडा हो जाएगा और क्या बताया मैंने, जापान। बड़ा आसान से याद रखना, क्या बताया, आप वर्ल्ड मैप थोड़ा इमेजिन करो, आप अपने घर पे लटका के रखें, बहुत सारे जो मैप्स होते हैं वो देखिए, ये 4 आपके यूरोप वाले हो गए, कौन कौन, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। लिख लेना, जिनको समझ नहीं आ रहा है मैं बोल रहा हूं, आप ब्रेक करके पॉज करके लिखना भाई, ऐसे चीजों को प्रॉपर सॉल्व करो, नहीं तो मेरा क्या है, मैं आऊं आंसर लगाऊं जाऊं, वैसा नहीं करना है, वो उद्देश्य है ही नहीं मेरा, ठीक। फिर यहां पर देखिएगा यूएसए है, कनाडा है, ये दोनों के दोनों कहां के भाई, ये दोनों के दोनों जो है अमेरिकी देश हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका वाले हैं। ये सब के सब कहां के, ये सब के सब यूरोप वाले हैं और ये एकमात्र एशिया का है। तो ये भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि इसमें कितने अफ्रीकन कंट्री हैं G7 में, बोलना भैया कोई अफ्रीकन कंट्री नहीं है, एकमात्र एशियन नेशन है, वो कौन है, जापान है। ये हो गया G7 के बारे में, ठीक है। फिर हम चलते हैं जी, किसके बारे में हम देख लेते हैं, हम ब्रिक्स के बारे में देखते हैं, ब्रिक्स नेशन की हम यहां पर बात करते हैं, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के जो सदस्य, ये तो सिंपली दिख रहा है भाई, यहां से क्या क्या हो जाएगा आपका, ब्राजील हो जाएगा, फिर है रशिया, फिर कौन हो जाना है आपका, इंडिया, फिर है चाइना और है आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इतने हो गए। चलिए, ब्रिक्स की भी हमने बात कर ली, अब हम चल लेते हैं कहां पे, आसियान पे चलते हैं, ठीक है, आसियान पे। हालांकि यहां पे जब आप देखोगे ना तो आसियान नेशंस के नाम आपको याद रखने की नीड फिलहाल नहीं है, इस क्वेश्चंस के लिए मैं स्किप कर सकता हूं, ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल्स की हम बात करते हैं, पहले एक काम करते हैं, सुरक्षा परिषद देख लेते हैं, छोटा है, फिर हम वहां पे चलेंगे किस पे, आसियान नेशंस पे, सिक्योरिटी काउंसिल SC, ठीक है, यानी कि सुरक्षा परिषद। और परमानेंट बोला है ना, स्थायी सदस्य की बात करी गई है, तो स्थायी सदस्य में अगेन कौन कौन हो जाएगा, देखो जो रिपीट हो रहा है, यूएसए ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, चाइना ऑलरेडी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इंग्लैंड यूके ऑलरेडी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, फ्रांस क्या हो रहा है, ऑलरेडी यहां पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, और बच गया है आपका रसिया। ये हो गया परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के। आसियान की हम यहां पर बात कर लेते हैं, आसियान नेशंस, फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, मतलब आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है, ये सहयोग संगठन है, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखते हैं जी, देखिए आप याद रखिएगा MBBS, इसके लिए ट्रिक है ना, अभी G20 का भी ट्रिक हम देखेंगे, इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक मैं यहां पर लिख देता हूं, ट्रिक, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल नेम है, इनको आपको याद रखना ट्रिक से, क्या है, MBBS और प्राइवेट LIC। तो MBBS करके आपका एक डॉक्टर है, इसने क्या करा है, एक प्राइवेट कंपनी, हालांकि LIC जो होती है वो सरकारी होती है, बट आप याद रखिएगा MBBS जो डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर है, उसने क्या करा है, LIC कंपनी से अपना बीमा करा रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो MBBS में से यहां से आप समझते चलिएगा, नेशंस के नाम हम यहां पर देख लेते हैं, कौन कौन सा नेशंस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे M से क्या हो जाएगा बेटा आपका, सबसे पहले आप लोग ना M से लाइक कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर म्यांमार ले कि क्या ले, क्योंकि यहाँ पर B पे आ रहा है, B में एक में क्या लेना है आपने, एक में आपने लेना है ब्रुनोई लेना है और एक में आपने क्या लेना है, बर्मा लेना है। तो M से आप देखना, मलेशिया भी आप सभी को पता है, तो अगर M से पहले म्यांमार ले लोगे तो फिर बाद में M वाला आपको दिक्कत करेगा या B वाला दिक्कत करेगा, तो इस चीज को याद रखना। तो M से सबसे पहले आप ले लीजिए मलेशिया, क्या हो जाएगा, मलेशिया, फिर B से क्या हो जाएगा आपका, ब्रुनोई हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, ब्रुनोई हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर बी से हो जाएगा आपका बर्मा हो जाएगा,
और एस से हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक, चलो क्या क्या देखा हमने, मलेशिया, ब्रुनई, बर्मा और सिंगापुर। पी से क्या हो जाएगा भाई, पी से आपका फिलीपींस हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा आप लोग देख लेना, फिलीपींस हो जाएगा। वी से क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। क्या हो गया, ताइवान हो गया। ठीक है ना। फिर एल से क्या हो जाएगा, एल से आप चलो लाओस हो जाएगा, लाओस। ठीक है। आई से क्या हो जाएगा आपका, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक। और इसके बाद ये आप कमेंट करके बताइएगा ये सी फॉर क्या होने वाला है। बहुत फेमस आपका देश है ना, हमारे जो धार्मिक रीति रिवाजों में भी इनका नाम कई बार आपको देखने को मिलता है। तो सी फॉर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो टोटल यहां पर आप देखेंगे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 देशों का क्या है, एक समूह है। ये कमेंट करके बताना, मैं बता दो, बहुत फेमस नाम है हमारे धार्मिक, हम लोग ऐतिहासिक रूप में भी हम इसको पढ़ते हैं, मंदिरों से भी संबंधित इसका है। इस देश का नाम कई बार आपको देखने को मिलेगा, भारत के साथ बहुत अच्छे इनके संबंध भी है। ठीक है। सो एमबीबीएस, प्राइवेट, एलआईसी, ठीक, टोटल 10 देश हैं। यहां पे हम देखते हैं G20 की हम बात करते हैं। G20 में भी एक ट्रिक है भाई, इस ट्रिक को आप लोग भी याद रख सकते हो। ट्रिक पहले आप लिख लीजिएगा। ट्रिक क्या है कि गुरु जी है ना, अब सीता एसएससी एफसीआई में जॉब करती है या वर्क करती है। ये बिफोर एक्सपेंशन है ना, जो 20 देश हैं उसकी यहां पर बात करते हैं। तो यहां पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, एम ई को हम ऐसे कुछ लिखेंगे सॉरी फॉर दैट। सीता एफसीआई में जॉब करती है। अब ठीक है, ये हो गया 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, चले, तो यहां पर हमने देख लिया। अब इन देशों के नाम को हम लोग यहां पर मैच करते चलते हैं और यहां से फिर हम गोला लगा लेंगे। भाई देखो, क्वेश्चन को आपको इतना समय नहीं लगेगा बनाने में ना, आप याद रखना, आपको अगर ये सारी चीजें पता है तो डेफिनेटली आप इनको बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इन पूरे देशों के नाम नहीं पता होंगे। अगर आपको पता नहीं थे और अब इसके बाद पता चला तो आप कमेंट करके बताना कि हाँ सर, ये ट्रिक हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ। और यदि आपको पता था कि नहीं सर मुझे ये सारे नाम पता है, मुझे जितने भी संगठनों के देश के नाम पता है, तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अब वो भी बताइएगा कि हाँ जी सर हमको पता है। तो चलिए इसके अंतर्गत देख लेते हैं देशों के नाम। तो देखो जी, गुरु जी से शुरू कर लेते हैं। गुरु जी में क्या आ रहा है, जी फॉर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा देश आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर, अच्छा इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली यहीं से आप निकाल सकते हो। तो जी फॉर यहां पर आप देखेंगे है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जी फॉर क्या दिख रहा है आपको, जर्मनी आपको यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यू से आप देखिएगा तो यू से आप लोगों को यूएसए नजर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं। आर से क्या नजर आ रहा है, आर से रशिया नजर आ रहा है। ठीक है, फिर एक और यू आपको देखने को मिलेगा। तो एक और जो यू है यहां पर आपको यूके ले लीजिए, इसको क्या ले सकते हैं अपन, यूके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो चुका, इसकी लाइन खत्म। जे से क्या ले लेंगे हम लोग, जापान ले लेंगे। जे से क्या ले लेंगे, जापान। अच्छा मैं एक काम करता हूं, यहां से हम लोग टिक भी करते चलते हैं कि कौन कौन सा चीज टिक हो रहा है, तो उससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। या मैं पूरा लिख लेता हूं, उसके बाद में हम टिक कर सकते हैं, जैसा आप बोलिए। ठीक है, ओके, जापान हो गया। आई से क्या हो सकता है, आई से आपका इंडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से चलते हैं ए। तो ए से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, एक ए यहां पर है, एक ए यहां पर है, तो आप यहां से कोई सा भी उठा सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है ना, तो एक ए अगर यहां पे हम देखते हैं तो अच्छा चलो ठीक है, इसको अलग रखते हैं एक, क्योंकि इसके अलावा भी है ना G20 में, जरूरी थोड़ी कि इन्हीं लोग हैं, इसके अलावा भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हम ले लेते हैं ए और बी दोनों को साथ साथ लेते हैं। तो ए से आपको मिल जाएगा, एक है अर्जेंटीना और उसी के पास एक देश है जिसका नाम है ब्राजील, ये हो जाएगा। ठीक है, एस से चलते हैं तो साउथ अफ्रीका, ठीक है, फिर यहां पे एक और आई आ गया, तो एक और आई का हम क्या ले लेते हैं, इंडोनेशिया ले लेते हैं, इंडोनेशिया। टी से क्या ले लेते हैं, टर्की ले लेते हैं। याद रखना यहाँ पे ताइवान नहीं है, टर्की। ठीक है क्या, उसके बाद फिर से आपका एक ए आ रहा है। ठीक है, इस ए को हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर से अपन स्किप कर लेते हैं, बाद में अपन इसको कवर अप कर लेंगे। गॉट इट। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगेन एस से। तो एक एस से हो जाएगा आपका साउथ, ये वाला एस तो हो चुका है, एक एस यहां पर है, तो साउथ कोरिया।
क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं और कुछ एस दिख रहे हैं क्या? यहां से यहां से यहां से यहां से कोई एस नहीं है। ठीक है, चलिए इस एस को भी अपन यहां पे स्किप किए हैं। सी से क्या ले लेंगे अपन? चाइना ले लेंगे। सी से क्या ले लेंगे अपन? चाइना ले लेंगे। एफ से क्या हो जाएगा? यहां से फ्रांस हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगेन सी, एक सी यहां पर और आ रहा है। ठीक है, चलिए तो एक सी से और कुछ यहां पे नजर आ रहा है क्या? देख सकते हो, देखो चाइना तो यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इधर में कोई, इधर में सी वाले कोई है, यहां पर सी वाला कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इस सी को भी अपन यहां पे क्या किए? होल्ड किए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब यहां पर याद रखना, यहां पे एक एस होल्ड है, यहां पर एक सी होल्ड है ना। यहां से आई की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो आई में कौन कौन हो चुका है इसको भी आप देखिएगा। इंडिया यहां पर हो चुका है आपका, इंडोनेशिया भी यहां पर आपका हो चुका है। ठीक है, तो एक आई को भी हम लोग यहां पर क्या करे हुए हैं? यहां पर अपन होल्ड किए हुए हैं। एम की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो एम की जब हम बात करते हैं, याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है ना, एम की जब हम यहां पर बात करेंगे तो एम में आपके अगेन एक नेशंस की यहां पे अगर मैं बात करता हूं, यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें कुछ दिख रहा है क्या? एम यहां पे नहीं दिख रहा है। यहां पर भी दिख रहा है क्या? एम यहां पर एक मलेशिया दिख रहा है। ठीक है, और मलेशिया इसमें नहीं होगा, ये भी आपकी जानकारी लो। तो यहां पर एम कुछ दिख रहा है, यहां पर भी एम कोई आपको नजर नहीं आ रहा है। बट ये चीज याद रखना, जब आप यूएसए की बात करते हो, मतलब यहां से यूएसए आपको दिख रहा है ऊपर। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द, मतलब ये यूएसए हो गया, इसके ऊपर में कनाडा है और इसके नीचे में क्या मिलेगा? मैक्सिको मिलेगा। तो दोनों को आप जॉब वो कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक सी आपने छोड़ रखा था। देखो जिसको जिसको हमने छोड़ रखा है ना, उसको मैं यहाँ पे डॉट कर रखूं। ठीक है, एक यहाँ पर सी, ये आई और ये एम। तो एम से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा मैक्सिको हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? मैक्सिको। जिस सी को आपने यहाँ पर छोड़ रखा था वो किसके लिए था बेटा? ये कनाडा के लिए था। देख लो यहाँ पर कहीं हमने कनाडा नहीं लिखा है, वैसे भी कनाडा हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक सी से यहाँ पर क्या हो जाना है आपका? कनाडा हो जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या छोड़ रखा था? आई भी छोड़ रखा था। तो इस आई से क्या हो जाएगा बेटा? एक आई से भी आपका हो जाएगा, सॉरी एस यहाँ पे पहले था ना, एक एस से क्या हो जाएगा आपका? सऊदी अरेबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ई से जो है एक आपका, जब यहां पर आप देखिएगा, ये ई जो रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन यूनियन को, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोपियन यूनियन। क्योंकि देखो, अच्छा यहां पर कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें तो अगर टोटल में काउंट करूंगा यहां से आपकी 19 देश, और ये आपका जो ई आ रहा है ये तो ग्रुप ऑफ आपका कंट्रीज है। मतलब ईयू की जब हम यहां पर बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन, तो सर ये तो एक इकलौता देश है, नहीं फिर G20 क्यों बोलते हैं? इसलिए बोला जाता है क्योंकि 19 देश हुए और एक जो है वो पूरा संगठन के अंतर्गत आ रहा है। मतलब यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स उसमें होंगे वो सारे के सारे हैं। बहरहाल क्वेश्चंस की हम यहां पर बात करते हैं, तो जहां तक मुझे पता है आप लोग उसको देख के समझ जाओगे। क्या समझोगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। ब्रिक्स आपको दिख रहा है, सिंपल क्लियर नजर आ रहा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है क्या भाई? यहां से उठा लो, देखो ब्राजील नजर आएगा, ब्राजील है। ठीक है सर, रशिया है, रशिया है, ओके। चाइना है क्या? चाइना, 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 ये है चाइना। ठीक है, इसके बाद इंडिया देख लो, जी हाँ इंडिया, 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 ये भी है, हो गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका, ये भी है। ठीक है, तो पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही है कि ये वाला एकदम आपका राइट है। G7 के मेंबर्स आप लोग देख लीजिए। G7 में कौन कौन है आपका? यूएस है, जी हाँ, जर्मनी है, बिल्कुल है। इसके अलावा जापान है, जी हाँ बिल्कुल जापान है। इसके अलावा यूके है क्या? ठीक है, यूके भी है। एक और बच जाएगा आपका। ठीक है, हाँ एक आई, ये तो इटली के लिए था, यहाँ पर आप कहीं पे लिख लेना, ऑलरेडी है करके मैंने बतानी, तो इटली यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, इटली आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, तो ये भी आपका हो जाएगा कवर, मतलब ये वाला भी आपका कवर हो चुका है। आसियान के तो सिंपल सी बात है, आसियान के मेंबर्स ये नहीं है। ठीक है ना। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य G20 के सदस्य हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये भी है, सभी आ जाएगा। ठीक है, मतलब सुरक्षा परिषद में कौन कौन है? यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया। ठीक, ओके। सो 1, 2 एंड 4 ऐसा कुछ ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? 1, 2 और 3 है, 2 और 4 है, 1 और 4 है, 2, 3, 4। देखो भैया, या तो विलोपित होगा या तो हमारे टाइपिस्ट महोदय लोगों ने कुछ गलतियां करी होगी, है ना। ये 1, 2, 4 अगर आप इसको लोगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। अगर 1, 2, 3 है तो या तो ये प्रश्न विलोपित होगा या तो कुछ ये क्या करेगा, उसमें चेंजेस कुछ समथिंग करेगा। विलोपित होगा, ऑब्वियस सी बात है, और तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको बड़े आसानी से लेते हुए, समझते हुए आपको चलना है। ये इन ट्रिक्स के माध्यम से इन चीजों को क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई गेस आप लोगों को ये वाला आंसर समझ आ गया, ये वाला पार्ट समझ आ गया। अगर कैसा लगा तो आप कमेंट करके आप जरूर बताएं। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आसियान के जो मेंबर्स हैं वो यहां पर नहीं होंगे। आसियान के मेंबर्स, अच्छा जो जो मैंने कमेंट करने बोला कमेंट करिएगा। सी फॉर लास्ट जो नेशन है वो क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है यहां पर कॉप 26, कॉप 27, कॉप 28, कॉप 29। मैंने बताया था ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो भाई देखो, कॉप 29 तो आपने एकदम रिसेंट में पढ़ा है। तो कॉप 29 कहां पर है? अजरबैजान, बाकू पे है। तो डी का 2 पहले हम देख लेते हैं, डी का 2 कहां कहां पर है।
डी का 2 यहां पर है और डी का 2 यहां पर है, मतलब ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को क्या कर लो आप, हटा दो, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अच्छा, डी का 2 आ चुका, मैंने बताया था ट्रिक आपको ऐसे बगल में लिखना है, डी का 2, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं 28 जस्ट पहले हुआ था, तो कहां पर हुआ था भाई, इसके पहले यूएई में होता, ये भी आप सभी को पता है। तो सी का 4 कहां पर दिख रहा है, सी का 4 यहां पर था, लेकिन इसको ऑलरेडी हटा दिया क्योंकि डी का 2 है ही नहीं, ठीक। तो सी का 4 यहां पर आ गया, तो देखो ये वाला सी का 4। चलिए, तो आपको और आगे जाने की नीड है ही नहीं, आपको सी का 4 डी का 2, सी का 4 डी का 2 मिल गया। तो देख लो भाई, ए का 3 है क्या, जी हाँ बिल्कुल ए का 3 है, और बी का 1 है क्या, जी हाँ बिल्कुल बी का 1 मिस्र में हुआ था, करेक्ट। तो 3142 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो ये तरीका होता है, अगर आपको रिसेंट 2 भी पता है तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आप इसको बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी है, ठीक है। चले भाई, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इनमें से कौन सा नवीनतम समावेश था। मतलब ये नहीं पूछ रहे कि कब किया गया है। अच्छा, और ये बताऊं, ये क्वेश्चन ना सीजीपीएससी का ही एक प्रकार से प्रश्न है। सीजीपीएससी 2023 का जो क्वेश्चन आया था, पिछले साल उठा के देखना, 23 का मतलब हो रहा है जो 24 में लिया गया है। हम एक साल पीछे रहते हैं ना, आपको पता है ना, जो 2025 में जो पेपर होगा वो सीजीपीएससी 2024 का होगा, यानी कि सीजीपीएससी 2024 प्रीलिम्स होगा 2025 में। तो वैसे सीजीपीएससी 2023 प्रीलिम्स हुआ 2024 फेब में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, हूबहू नहीं था, लेकिन वही क्वेश्चन था क्या, कि हाल ही में किस नृत्य को, है ना, गरबा नृत्य को जो है इस अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन था। वो काफी आसान कर दिया था गरबा, हालांकि आजकल हर कोई लोग खेलता है, बट कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर पूछा गया है कि इसमें सबसे रिसेंट कौन है। तो ऑलरेडी यार देखो, छऊ तो बहुत पहले किया गया, कुंभ मेला भी बहुत पहले। अच्छा, इसलिए भी इसको दिया गया क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कुंभ मेला। यही खासियत है यूपीएससी की, क्योंकि वो देख लेता है भाई, चलो ये तो ठीक है 1-2 साल पुराना हो गया, बट अभी सीन में क्या चल रहा है, कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला से संबंधित एक आध चीज मैं यहां पर डाल देता हूं। ऐसे प्रश्न, ये कौन सा है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का है, यानी कि सीसेट सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत आसान है भाई, इसमें आंसर क्या जाएगा, आपका गरबा जाएगा। लेकिन याद रखना, इसके साथ साथ अन्य चीजों को भी आप लोग देख लीजिएगा, मतलब क्या क्या चीजें और कब कब किसको किसको दिया गया। जैसे 2008 की बात करते हैं तो 3 चीज को दिया गया था, किसको किसको दिया था 2008 में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका कुट्टियम, ये संस्कृत थिएटर है बेटा, याद रखना क्या नाम है, कुट्टियम, ये आपका संस्कृत थिएटर है, 2008 में दिया गया। फिर वैदिक जाप की जो परंपरा होती है, चैंटिंग होती है, और आपका रामलीला का जो प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है ना, जो आपका अलग अलग ग्रामीण स्तरों पे आप देखिएगा, जो अयोध्या में देखिएगा जो रामलीला का प्रदर्शन करते हैं, उसको पारंपरिक प्रदर्शन को 2008 के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर यहाँ पर रामायण है ना, इसके अलग जो धार्मिक परंपरा का जो मंचन होता है, इसको 2009 में। छऊ जो नृत्य है, इसको 2010 में किया गया। याद रखना, पहला नृत्य, प्रश्न आ सकता है कि इस अमूर्त धरोहर सूची में। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, सर ये मूर्त और अमूर्त ये क्या चीज है। मूर्त का मतलब होता है टेंजिबल और अमूर्त का मतलब होता है इंटेंजिबल, अर्थात ऐसी चीजें जिसको आप छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है मूर्त, ठीक है ना। और जिसको आप नहीं छू सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो, जिसको केवल फील कर सकते हो, वो क्या होता है, अमूर्त होता है, ठीक। जैसे कहा जाता है कि जो गुस्सा होता है, गुस्से 2 प्रकार से कर सकते हो, देख किसी को झापड़, आपसे सीधा ये गालों पे ये निशान पड़ गया, ऐसा गॉट इट, ये आपने दिया ऐसा सीधा, तो ये क्या हो गया, ये सीधा सीधा टच हो गया, टच कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। और अमूर्त जैसे नृत्य है, डांस है, तो डांस को कोई छू थोड़ी सकता है भाई, डांस को क्या कर सकते हो, अधिक से अधिक आप फील कर पाओगे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये जितने भी चीजें होती है, केवल आपके फील करने की होती है। जैसे राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, इसको भी क्या करा गया है, ऐड किया गया। कितने नृत्य हैं टोटल, याद रखना, तो टोटल आपको 3 नृत्य देखने को मिलेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपका गुजरात का गरबा, ये आपका अभी वाला, गॉट इट। इसके अलावा और क्या क्या चीज आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे, एक तो ये है ही, इसके अलावा यहाँ पर केरल का एक अनुष्ठान है मुदियेट्टू, इसको भी शामिल किया गया है। लद्दाख में जो बौद्ध जो जाप किया जाता है, चैंटिंग करी जाती है, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। मणिपुर का संकीर्तन है, इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन आया था कि पंजाब में जो ठठेरा होता है ना, ठ फल ठठेरा, बचपन में याद करो हम लोग पढ़ते थे, बस देखते थे, समझ में आए ठठेरा क्या होता है। ठठेरा मतलब जो ठठा ठठा कर,
ठोक पीट कर, जो अलग अलग जो शेपिंग में बनाते हैं, अलग अलग जो औजार के रूप में बोल सकते हो, वाद्य यंत्रों के रूप में हो सकते हो, बर्तनों के रूप में हो सकते हैं, जिन चीजों का निर्माण किया जाता है, तो बनाने का ये जो शिल्प है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना ढोकरा शिल्प होता है, बेल मेटल शिल्प होता है, वैसे ये पंजाब में एक विशेष शिल्प होता है जिसको इसके अंतर्गत रखा गया है। नवरोज, नवरोज एक फेस्टिवल है जिसको हिस्ट्री में कई बार आपने पढ़ा होगा, पारसियों का एक त्योहार होता है, ठीक है। योगा, इसको बहुत बाद में 2016 में ऐड किया गया था, जब आपने देखा होगा पीएम मोदी ने जब उसको कुंभ मेला को, यस याद रखिएगा, कुंभ मेला जो है ये थर्ड लास्ट है, मतलब गुजरात का गरबा, कोलकाता का दुर्गा पूजा, देन कुंभ मेला। तो 2017 में कुंभ मेला, फिर ये कोलकाता पूजा, कोलकाता का दुर्गा पूजा, और ये गुजरात का गरबा। इसको ना बेटा सीक्वेंस में भी दे सकता है, लास्ट वालों को ये भी याद रखना, 16, 17, 21 और 23 मैच द कॉलम, जैसे यहां पर था ना ये मैच द कॉलम में, ये वाला ये क्वेश्चन आपने देखा था ना मैच द कॉलम, ये ऐसा, तो सेम आपको इसको भी पूछ सकता है, तो उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जो लेटेस्ट जो 4 होंगे आपके यहां से योग, योग के बाद कुंभ मेला, और कुंभ मेला के बाद है कोलकाता का दुर्गा पूजा, और लास्ट फिर आपका गुजरात का गरबा, ठीक, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये अमूर्त वाला क्वेश्चन था। अब देखो कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये आपका मूर्त वाला गया, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो सूची होती है आपका टेंजिबल और एक होता है आपका इनटेंजिबल, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं विश्व धरोहर जो सूची होती है, ठीक है, इसमें जो लेटेस्ट है वही पूछा है ना, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए निम्नलिखित में से विचार करें, इनमें से कितनी परिसंपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया। 23 में इनको ऐड किया गया है, 23 पूछ रहे हैं, 24 नहीं पूछ रहे, 23, ठीक है। तो 23 में कौन कौन, शांति निकेतन, रानी का वाव, होयसल के पवित्र मंदिर, बोध गया स्थित महाबोधि का मंदिर परिसर। देखिए भाई ये सब पुराने हो चुके हैं, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। शांति निकेतन कहां पर मिलेगा आपको, कोलकाता में, और ये कहां पर मिलेगा आपको, पड़क्कल, जिसमें कर्नाटका में, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को ही ऐड किया गया है रिसेंट, यानी कि 23 में। तो कौन सा, अच्छा अब यहां पर, यस मैं इसकी बात कर रहा था, यहां पे अगर ये पैटर्न आपको दिया, ये पैटर्न की बात करो बेटा, यहां पे बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज हो सकता है। चलो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने ये पैटर्न पे लाइक प्रैक्टिस नहीं करा है, नहीं किए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ गए, मैं तो दुआ करता हूं पीएससी वालों को, भाई प्लीज 4-5 ना ऐसे क्वेश्चन डालो, मजा आएगा, लिटरली डालना चाहिए भाई। आपको अवेयर होना पड़ेगा नए ट्रेंड के साथ। अगर बार बार कोई बोल रहा है कि हम यूपीएससी की तर्ज पर जाने वाले, तो पता तो हो यूपीएससी का तर्ज क्या होता है, किसको कहते हैं, ठीक। चले तो देखो, अब आप बोलोगे सर यहां पर तो आप 2 आंसर बोल रहे हो, क्या क्या, शांति निकेतन भी बोल रहे हो और होयसल के मंदिर भी बोल रहे हो, और सर यहां पर तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4 ऐसे दे दिए। सर ऐसे कैसे करें, ये तो बड़ा गजब ही हो गया, ठीक। तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, ये युग्म की बात कर रहा है, कितने युग्म, कितने पेयर्स। अभी तक क्वेश्चन आता था कौन, अब आ रहे कितने। ध्यान से समझना, अंतर क्या है, अंतर है कौन में और कितने में। तो कौन का मतलब होता है कि भाई इसमें दिया जाएगा 1 2 3। अब जैसे मान लेते हैं 1 और 2 है, तो आप क्या बोलोगे इसको, 1 और 2 बोलोगे, बोलोगे ना। या चलिए 1 और 3 है फॉर एग्जाम्पल, यहां पर क्या क्या है हम देख रहे हैं, 1 और 3 है ना, तो यहां से आप सिंपल आंसर क्या बोलेंगे, 1 एंड 3। ये क्या हो गया, कौन हो गया। मतलब इसमें 2 एंटिटीज मिल रही, एक 1 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। लेकिन ये नंबर्स कितने हैं, उंगलियों में गिनो, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। बात समझ आ रही है। संख्या जो है वो ठीक है, 1 है और 3 है, लेकिन कितने हैं, ऑप्शंस जैसे बोलते हैं ना, कितने ऑप्शंस है, 1 2 3 4, लेकिन इसको मैं बोलूंगा ABCD, तो ऑप्शंस 4 हैं, संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने दिख रहे बेटा, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो कितने पेयर्स मिले, 2 युग्म मिल गए, 2 युग्म, ये 2 पेयर। अच्छा अगर इसी मान लेते केवल 3 वश रहता, मतलब सिर्फ तीसरा जो है वही सही आंसर रहता, बाकी गलत रहता, तो आप क्या लेते, केवल 1 युग्म लेते। मान लेते हैं 3 युग्म सही है, 1 2 और 3 सही है, तो आप क्या लेते यहां पर 3 युग्म लेते, या 2 3 और 4 सही है तो भी कितना लेते आप यहां पे 3 लेते, या 1 3 और 4 है तो भी क्या लेते हैं आप यहां पर 3 लेते, मतलब गिनते उसको संख्या कितनी है। और अगर आपने सबको गिन लिया और चारों की चारों सही, तो आप क्या बताते, चारों युग्म सही हैं। समझ आया भी। अब ये आपको नहीं पूछेगा कौन, पूछेगा कितने। तो कितने पूछा है यहां पर, तो कितने, तो 2। इसका मतलब ये केवल 2 नहीं है, रानी का वाव तो वैसे भी शामिल नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो
फिर से इसको क्या करना, एक बार रिवाइंड करना इसको और उसके बाद फिर से देखना, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कितने और कौन, ये इसमें आपको अंतर पूछा जा रहा है। जैसे पूछा था ना उसने कितने आदमी थे, बोले वो दो थे, वो दो थे, तो वो दो की बात करें, दो कौन कौन नहीं, कौन कौन थे नहीं पूछ रहे, जय थे कि विरुद्ध नहीं, कितने थे बस पूछ रहे है ना। तो मेरे को मतलब नहीं है कि ये भाई शांति निकेतन है कि होयसल है, मेरे को तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि कितने हैं, तो कितने हैं, तो कितने यहां पर आपके दो युग्म है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर आपका राइट। ठीक है, 2 पेयर्स इज द राइट आंसर, ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, 2023 में शांति निकेतन, रानी का वाव 2018 पे था, होयसल 2023, और याद रखना महाबोधि का जो 2002 में है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई कि जो सबसे लास्ट में 2024 में जो ऐड किया गया है, ये असम का एक बहुत ही चर्चित स्थल है ना, आप बताइएगा, इनकी राजकीय समाधि है, ये कहां का है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये कमेंट करके आप बताइए, तो काफी ज्यादा चर्चित है 2024 में जिसको शामिल किया गया, जिसको ऐड किया गया है। ठीक, चलिए यहां पर वैसे सारा चीज, सारा लिस्ट आपको दे दिया गया है, फिर भी स्टिल मैं इस पे अलग से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये पूरे आपके जितने धरोहरों की जो सूची है वो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा करी गई है। जैसे अगर आप तस्वीर भी यहां पर देखेंगे तो भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी, और ऑप्शन भी जब आप पढ़ेंगे ना तो भी चीजें आपको यहां पर समझ आ जाएंगी। आइए देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन आगे दिया है बेटा, प्लीज इंग्लिश वाले बच्चे आगे देख लीजिएगा। धान्य फसलों की उत्थान की सिंचाई, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी स्टोरेज, और वर्षा जल संचयन अर्थात जिसको बोलते हैं वाटर आपका हार्वेस्टिंग या फिर वाटर मैनेजमेंट। गॉट इट। चलिए अब आपको बताने, देख के आपको समझ आ रहा है, स्टोरेज हाइड्रो पावर मतलब ना, कई बार दिमाग को थोड़ा सा खुला रखो, ओपन रखो, और फिर भी एक और चीज आपको बताऊंगा, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं प्लीज इंग्लिश के कुछ शब्दों को, कॉमन वर्ड्स को एटलीस्ट याद रखो, टर्मिनोलॉजीज को याद रखो, जितने भी आपके शब्दावलियां उसको याद रखना, जिसको देख के आपको समझ आ जाएगा। क्या बोल रहे बेटा, पंप स्टोरेज हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है जो जल से संबंधित होता है। जल से संबंधित कितने लोग दिख रहे हैं भाई यहां पर, सीधा खेतों की सिंचाई जल से संबंधित है, उत्थान सिंचाई जल से संबंधित है, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण प्रथम दृष्टया यही लगेगा कि यही जल से संबंधित नहीं है, लेकिन रुको जरा सबर करो अभी। ठीक है, फिर वर्षा जल संचयन प्रणाली, तो देखो ये यूपीएससी की खासियत है भाई, ये पहले दृष्टया प्रथम दृष्टया आपको ऐसे फील करा देगा कि सर जल वाले तो ये दिख रहा है, ये भी जल वाला दिख रहा है, ये इसी को छोड़ के सबके सब जल वाले दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसी को एलिमिनेट करने जाओगे। चलो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, बट रुको जरा सबर करो, है ना, यहीं पे आप फंसोगे फिर। अब देखना ध्यान से, अब क्या बोल रहे हैं वो, पंप्ड बोल रहे हैं यानी कि पंप से संबंधित होना चाहिए, और स्टोरेज, स्टोरेज अच्छा पावर भी तो बोल रहे हैं ना, इस चीज को याद रखना, पावर, पावर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊर्जा से संबंधित है, तो भाई यहां पर भी तो ऊर्जा बोला गया है, तो फंस गए सीएम यहां पर। ठीक है, तो केवल एक चीज को ध्यान नहीं रखना है, आपको सारी चीजों को, टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखना है। अब बोल रहा है स्टोरेज पावर, तो स्टोर का मतलब क्या हो रहा है, भंडार करना। अब इसी को देखो इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो इस ऑप्शन को, एनर्जी स्टोरेज आ गया, इसको छोड़ो ना, लॉन्ग ड्यूरेशन को छोड़ो, आप इसको पढ़ो, एनर्जी स्टोरेज आ गया भाई। और यहां पर देखो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, तो पावर को आपको एनर्जी समझ लो, और स्टोरेज तो स्टोरेज है ही। तो ऐसे ही अगर दिमाग लगाओगे तो आपके जो प्रश्न, जिसको आपने बाप जन्म में कभी पढ़ा नहीं है, कभी सूंघा नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो भी आप चांस ले सकते हो। और आपको क्या लगता है जी कि आप जो पढ़ के जाओगे वही आएगा और बनाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अरे ना जी ना, अरे ना मुन्ना ना, ना मुन्नी ना, भूल जाओ, फिर वो दिन दूर। सलमान खान की शादी हो जाएगी लेकिन आपका सिलेबस, सॉरी आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, अगर वैसा आपने सोच रखा है तो। राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा लेकिन आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, अगर आपने वैसा सोच रखा है तो मेरी बात आपको समझ आ रही है कि आपको कुछ चीजों को थोड़ा सा दिमाग को खुला रख के, थोड़ा सा लिंक करके, थोड़ी सी अपनी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाकर इस स्तर पर प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है, तभी आपसे बनेगा भाई। अदरवाइज आप पता है आप क्या करोगे, मेरे को पता है ज्यादा से ज्यादा 90% बच्चे ही करेंगे, अरे यार ये पता नहीं ये साला क्या क्वेश्चन आ गया, छोड़ 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 आगे देखते हैं। अरे नहीं छोड़ना है भाई, अच्छा छोड़ भी तो मार्क्स फॉर रिव्यू के लिए रखो, वापस आओ और सॉल्व करो। मैं ये भी क्वेश्चन बताऊंगा जहां पे स्किप करना है आपको, ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसको आपको छोड़ने हैं, बट ऐसे प्रश्नों को आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, दीर्घावधि के लिए ऊर्जा भंडारण यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज, पावर स्टोरेज। अब कैसे, ये क्या सिस्टम है सर, जरा बता भी दो यार, ये क्या बला है। देखो
कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग हाइट के क्या होंगे आपके पास, रिजर्वायर, मतलब जहां पे सिंपल टर्म्स में जिसको मैं बांध बोल देता हूं। इस एक बांध की ऊंचाई थोड़ी यहां पर है और इस बांध की ऊंचाई थोड़ी सी यहां पर है, दो ठो आपके पास बांध है। अब हम क्या करेंगे जी, अंदर ही अंदर ना दो प्रकार से हमने पाइपलाइन घुसानी है। एक पाइपलाइन हम यहां से स्टार्ट करेंगे जो नॉर्मल कन्वेंशनल होता है, याद रखना ये बहुत ही नॉर्मल और कन्वेंशनल होता है, ये कई बार आपने यहां पर देखा होगा। सिंपल जो मेथड होता है, हमेशा बांध से पानी नीचे छोड़ा जाता है, यहाँ पे टरबाइन रहता है, टरबाइन के क्या करते हैं, ये पानी जो रहता है उसको घुमाता है ना, और ब्लेड्स के घूमने से यहाँ पे जनरेटर लगा होता है जिससे क्या पैदा होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है। अब इस मेथड को थोड़ा सा हमने और थोड़ी से अलग तरीके से यूटिलाइज किया है। अब हम इस पानी को यहां पर हमने डाला, यहां छोड़ा और वापस यहां से एक पाइपलाइन घुसा दी हमने। क्या करा हमने, यहां से एक पाइपलाइन घुसा दी, ठीक है। और याद रखना, अब एक सिंपल उदाहरण आपको बताता हूं। कूलर में बेटा क्या होता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, कूलर के केस में आपने देखा होगा पंप कहां लगा रहता है जी, पोजीशन 1 या पोजीशन 2। पंप कहां पे लगा होता है, पंप हमेशा नीचे लगा होता है। और पंप को क्या चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है। पंप को पावर यानी कि ऊर्जा, और ऊर्जा से फिर क्या होता है, मतलब पावर देते हो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बटन दबाते हो पंप का बटन, पानी नीचे रहता है, ये ऐसे ऊपर आ जाता है, आता है कि नहीं। तो सेम यहां पर क्या लगा हुआ है, ये पंप लगा हुआ है। क्या है बेटा, ये पंप लगा हुआ है। और ये पंप की फिर पानी को क्या करेगा, फिर से ऊपर यहां पर चढ़ा देगा। अब ये साइकिल चलता रहेगा, ये ऐसे ये कंटिन्यू प्रोसेस। तो लंबे समय के लिए हमको क्या मिल सकता है, यहां से ऊर्जा मिल सकता है। अब बोले कि सर एक चीज बताओ, आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी, बोला ठीक है, अब उसके बाद बोले पंप को चलाने, तो इसके लिए भी तो चाहिए ऊर्जा, कैसे करोगे, बोला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे। किसका, ऊर्जा के नवीनीकृत संसाधनों का। इसमें अलग अलग हो सकता है, जैसे कि सौर पैनल यहां पे आपको नजर आ रहा है, सौर पैनल से लगने वाले ऊर्जा को मैं यहां पर क्या करूंगा, पंप को घुमाने के लिए उपयोग करूंगा, और इस प्रकार से वापस यहां पर क्या डाल दूंगा, मैं पानी डाल दूंगा। तो ये जो पानी वेस्टेज जा रहा था, ये कहीं और यूटिलाइज होता या नहीं होता, तो हमने वापस यूज कर लिया, किसके लिए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। नाउ यू विल से सर उससे अच्छा तो इसी में कर लेते हैं ना, इसकी क्या जरूरत है, इसलिए क्योंकि इसको एक लंबे समय के लिए रिसाइकल करना है, और यहां पर डेफिनेटली एफिशिएंसी जो होगी ज्यादा होगी। मतलब आप समझिएगा, फॉर एग्जांपल यहां पर x किलोवाट की ऊर्जा यहां पर मिल रही है ना, तो यहां पर भाई कहीं ना कहीं x-1 होना चाहिए, या मैं यूं कहूं, अगर यहां पर x किलोवाट मिल रहा है तो यहां पर कहीं ना कहीं x+1 x+2 जितना भी है, जितनी ऊर्जा की खपत यहां पर होती है उससे अधिक ऊर्जा यहां पर मिलनी चाहिए, तभी हम इसको अपने तौर पे उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ये देखो, पूरा डिटेल यहां पर दिया हुआ है, जो चीज अभी मैंने समझाई है ना उसी का रूपांतरण है, इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप देख पढ़ सकते हो। यहां पर अलग अलग ऊंचाई पर दो जल भंडारों का विन्यास है, एक टरबाइन गुजरते हुए, दूसरे में पानी नीचे जाएगा, बिजली पैदा करेंगे, सिस्टम को बिजली की अभी आवश्यकता होती है, डॉल ऐसा वैसा, तो जलाशय से रिचार्ज करता है। ये पीएसएच एक विशाल बैटरी की तरह काम करेगा, है ना, बिजली को स्टोर करके रख सकता है, फिर जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ सकता है। ये सारी चीजें, दैट इज वाई इसका नाम रखा गया है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, यानी कि इसको बोला गया पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। ठीक, अगला प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है। भाई कई दफा कई बार इस क्वेश्चन को मैंने आपसे बताया है, रिपीट किया है, डिफाइन किया है, और कई जगह आपको ये चीजें देखने को भी मिलेंगी। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शंस यहां पर ये देख के बताया, ऑपरेशन संकल्प, मैत्री, सद्भावना या फिर मदद। चलो बेटा आंसर बता दो क्या हो जाएगा। बहुत है, हमारी भावना कैसी, बहुत अच्छी है, सद्भावना है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, इस ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। एक प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन से भी संबंधित होता है। जनरली इंडियन आर्मी जो है क्या करती है, इनको संचालित करती है, जन समुदाय के उत्थान के लिए बोला, याद रखना किसके लिए, जन समुदाय के उत्थान, यानी कि लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। किस मकसद से, अच्छे मकसद से, अच्छे भावना से, दैट इज व्हाट इज नोन एज द सद्भावना। ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें डिटेलिंग दी गई है। मैं एक काम करूंगा, जहां पे ऐसे लगेगा ना समझाने वाला बिंदु अधिक है, जैसे पिछला जो प्रश्न था उसमें जब तक मैं नहीं बताता तब तक वो चीजें अगर मैं ऐसे सिंपल आपको दे देता तो शायद ही कोई बच्चा इसको समझ पाता। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो तो समझ जाते, बट बाकी फिर बच्चों के लिए दिक्कत होता। मैंने समझाया बहुत आसानी से, आपको समझ आ गया। लेकिन ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको पढ़ के बताना पड़ेगा, सिंपल सी चीजें आप देख सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट वाली चीजें हैं, तो मैं इन चीजों को ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लें, आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ कहां मिलेगा मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वहां से आप इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। इन निम्नलिखित विमानों पर विचार करें, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इनमें से कितने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। वाह, गजब का क्वेश्चन है।
जनरली क्या करते हैं, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, स्किप कर देते हैं। हम पढ़ते हैं कि राफेल के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं मिग 21 मिग विमानों के बारे में पढ़ लेते हैं, हम जो तेजस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये नहीं देखते कि वो कौन सी पीढ़ी के हैं। जैसे याद करो, पनडुब्बी वाली जितने बार भी पढ़ाता हूं तो वहां पर पीढ़ी यानी कि जितने जनरेशन से उसको जरूर पढ़ाता हूं। थोड़ा दिमाग लगाना, जब हमने अरिहंत वाला पढ़ा था, हमने वागीर पढ़ा था, ठीक है, हमने जो है उस दिन निर्देशक पढ़ा था, ठीक है, हमने अरिघात पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि इस जनरेशन के हैं, इस पीढ़ी के हैं। जनरेशन का मतलब जैसे होता है ना जी, हमारा अभी 3G 4G अभी 5G चल रहा है, जितने भी अगर आप देखेंगे मोबाइल वाले तो सब 5G, वो जनरेशन अलग अलग जनरेशन, तो वैसे ही इनमें भी क्या होते हैं, जनरेशन होते हैं। तो कितने 5G, अच्छा मोबाइल वाला 5G नहीं है मतलब मोबाइल के 5G से कनेक्ट करके इसको नहीं करना है, दोनों में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। एक और चीज बता दूं, 4G के बाद एक और थोड़ा सा इससे एडवांस वर्जन है, उसको हमने 4.5G कहा, और फिर जब कंप्लीटली अपडेट हुआ, अपग्रेड हुआ, तब हमने इसको 5G कहा। चलिए अब देखिए और आंसर बताइएगा। अच्छा इसमें भी देखो, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं भाई, ये युग्म की बात कर रहा है, ऐसे 1 2 3 ऐसा नहीं बोल रहा है। अगर मान लेते हैं ये 2 है तो आपको हो जाएगा केवल 2 में आएगा, अगर ये 2 है तो भी आपको केवल 2 लेना है। बात समझ आ गई? तो चलिए अब आपको यहां पर बताना है कि राफेल, मिग 29, तेजस या इनमें से कोई नहीं। चलो बेटा, तो देखो ये जो है ना, ये सब पुराने पीढ़ी के हैं, मतलब ये सब चौथे चौथे सब के सब फोर्थ के हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 5वीं जनरेशन यानी कि 5th पीढ़ी के कौन से हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है भाई। यहां पर आप पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। चलिए चलिए ठीक है, ओके। सो द राइट आंसर, इनमें यहां पे पूरा डिटेल मैंने दे रखा है ना, इस डिटेल को आप लोग जरूर देखिएगा। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव, दिस इज राइट आंसर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विकल्प 1 गलत है, विकल्प 2, विकल्प 3, तीनों गलत है ना, याद रखना सबके सब चौथे पीढ़ी के विमान है। कहां कहां से भी आई थिंक बताने की आवश्यकता नहीं है भाई, कौन कौन कहां कहां से, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राफेल कहां से मिला गया है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, कहां से लिया अपन, फ्रांस से लिए, डील किया गया था। मिग कहां का है, ये रशिया का है, रूस का है। और तेजस हमारा कहां है, क्या है, इंडिया का है, इंडिजीनियस, स्वदेशी, ठीक। चलो अगला प्रश्न है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है। मेम्ब्रेन, ठीक। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, पढ़िएगा। ऑप्शन है जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियां, औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियां, टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां, और है अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी, ठीक। चलिए आपको कुछ चीजें पता है, देखते ही समझ आ जाती हैं, देखते ही समझ आ जाती है कि मतलब ध्यान से समझना। प्रश्न क्या बोल रहा है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। अब जनरली ये जो बायोरिएक्टर या बायोडिग्रेडेबल, ये जो शब्द है हम लोग कहां पे यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं जहां पे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट वाली बात आ जाती है, अर्थात जो आपका जल अपशिष्ट से संबंधित होता है ना, अपशिष्ट जो जल होता है, वेस्ट वाटर जो तो उससे संबंधित, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स जो है वो संबंधित है आपका अपशिष्ट जल शोधन की प्रौद्योगिकी से, जैसे यहां पर दिया हुआ है, अगेन आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर हमने दे दी है। ये जैसे आपने पढ़ा होगा, अलग अलग उपचार तकनीक होते हैं, जलों को उपचार किया जाता है, उपचार का मतलब उसका शोधन किया जाता है, उसके अलग अलग तकनीक ये आपकी तकनीकी होती हैं। उन्हीं तकनीकी में से एक है ये बायोमास से संबंधित तकनीक, इसलिए इसको बोला बायोरिएक्टर, दिस इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। अभ्यास मित्र शक्ति, इसको भी हमने पढ़ाया था, और पता है देखते ही आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलो, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसका प्रारंभ पुणे औंध में हुआ था। आतंक विरोधी अभियानों के दौरान इस प्रतिक्रिया का अभियान का एक लक्ष्य था। भारतीय वायुसेना इस अभियान का एक हिस्सा थी। एक ही ऑप्शन को पढ़ोगे तो तुमको समझ आ जाएगा भाई। मित्र शक्ति कितने बार आपको बताया है कि मित्र शक्ति जो है ना, ये तुम्हारा बांग्लादेश के साथ नहीं, ये जो है तुम्हारा श्रीलंका के साथ है। अगर सिर्फ इसी लाइन को पकड़ लेते हैं आप तो यहां से स्पष्ट था कि जहां पर वन है वो रॉन्ग हो जाएगा। वन कहां कहां पर है, वन यहां पर है तो रॉन्ग, यहां पर है तो रॉन्ग, यहां पर है तो रॉन्ग, तो बाकी की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। मतलब देखो कई बार कोर्ट वाले जो प्रश्न रहते हैं ना, काफी आसान हो जाते हैं। अब देखो बेटा, इसी को अगर ऐसा देता ना, केवल दे देता, केवल एक
सही बोले ना, सही उत्तर चुनना है, दिए गए सही उत्तर चुनना है, सही है। अब मान लेते हैं ये जैसे कि तो डायरेक्टली कितने हो गया, तो कितने वाला आपके लिए आसान होता है, लेकिन केवल एक पेयर, केवल दो पेयर, केवल तीन पेयर और चार पेयर अगर ऐसे दे देता तो वहां पर आप फंस जाते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सर ये वाला तो ठीक है सही है, सॉरी ये वाला तो गलत है, तो आपको इतना समझ आता था। जैसे कि यहां पर था ओनली वन पेयर, फिर होता ओनली टू पेयर, फिर ओनली थ्री पेयर, फिर होता ऑल फोर पेयर। मतलब क्या हो रहे हैं कि केवल एक जोड़ा, केवल एक, फिर यहां पर होता दो, फिर होता यहां पे तीन, फिर यहां पर होता सभी चार। मतलब ये बोल रहा है भाई कि कोई एक स्टेटमेंट आपका सही है, कोई एक, ये केवल एक स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं पूछ रहा है। फिर यहां पर बोलता केवल दो स्टेटमेंट सही, यहां पे बताओ केवल कितने स्टेटमेंट सही है, तीन स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है और ये वाला राइट है। तो यहां पर अगर ऐसा रहता तो क्या लेती आप, तीन स्टेटमेंट आपके राइट हैं। लेकिन बेटा पता कैसे चलता, आपको इसको इसको और इसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तब आप इसको बना पाते हैं। जैसे यहां पर एलिमिनेट कर लिया, इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो, यहां पर एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं फिर से, अगर ये पैटर्न आया, 8-10 क्वेश्चन दिए, जिन बच्चों ने इस पैटर्न को ही नहीं समझा, मैं ये मान के चलता हूं कि उसको सब चीज आता है, उसको उस तथ्य का पूरा उसने एबीसीडी कर रखा है, पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है, लेकिन पैटर्न नहीं पकड़ पाया वो, तो वहां पर फंसेगा। और मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि ये पैटर्न आए, ठीक है। क्यों चाहता हूं उसको छोड़ो, बट मैं चाहता हूं कि ये पैटर्न आए। भाई आप लोग बताओ यार, कट ऑफ जो है मतलब 130 140 सही लगता है इतना ऐसा कट ऑफ जाना? पता हाई कट ऑफ जाने से क्या होता है ना, जो बच्चे एकदम लाइक कभी कभी पढ़ के चले जाते हैं या ऐसा रैंडम जी क्वेश्चन इजी आता है ना, मैं नहीं मानता यार क्वेश्चन इजी नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है 100 के आसपास होना चाहिए, कट ऑफ है 50% रखो ना यार, प्रश्नों का स्तर आप इस प्रकार रखें कि 50, मतलब ये भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि भाई 80 तक भी गया है कट ऑफ, कट ऑफ जो है वो 80 तक भी गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रश्नों का स्तर मीडियम टू आपका, मतलब मॉडरेट टू हाई होना चाहिए, इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू हाई होना चाहिए, ठीक है ना। उससे आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीजें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन में आसानी होती है। कई बार ऐसा देखा गया है, खाली तुक्का मारी इधर उधर की और प्री में तो बैठ जाते, फिर मेंस नहीं लिख पाते, मेंस निकाल नहीं पाते। आप सोचो ना यार, प्री क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्या खुद को तसल्ली देने के लिए पढ़ रहे हो क्या? अरे प्री निकल के फिर ऐसे लिखाओगे ऐसे घर के बोर्ड के आगे, सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड 2024, अरे भाई मेंस नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकलोगे तो क्या मतलब उस प्री का, उससे अच्छा वनडे एग्जाम की तैयारी करो। तो आत्मसंतुष्टि नहीं करना है आपको, उस लेवल तक जाना है, उस लेवल तक जाओगे तो सब चीज पढ़ना पड़ेगा, आगामी समय में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई पेपर 7 की बात करते हो आप, वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप देखोगे, पॉलिटी में आप वहां पर देखोगे, पॉबेड में आप देखोगे, वो सब चीजें तो करनी पड़ेगी ना आपको, ठीक। खैर सो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऐसे पेयर वाले आएंगे तो 3 पेयर सही है, और सिंपल यहां पर हम देख रहे हैं तो 2 3 एंड 4, ठीक। चले तो यहां पर ये पूरा डिटेल आपको दिया गया भाई, सिंपलेस्ट, ये पहले ही लाइन से आपको देख के समझ आ जाएगा, पहला लाइन से आपको देख के समझ आ जाएगा। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, ठीक है, इसका ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताया था, श्री और है मित्र, तो यहां पर आपको SRI और यहां पर RI, ये मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था कि इसको याद रखना है, ठीक। चलो अगला प्रश्न यहां पे आपको बताना है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, वाह क्या बात है। तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये जो प्रोग्राम है किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस यहां पर ये हैं, पढ़िए। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मेरा युवा भारत, स्वस्थ हृदय कार्यक्रम। यार स्पष्ट है, फिटनेस से याद रखना, जहां पे ये फिट दिख रहा है तो इधर भी फिट हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये वाला फिट है ना, तो इधर भी हो जाना फिट, कट फिट, तो फिट ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। डिटेलिंग आप प्लीज यहां से देख लीजिएगा, यहां पर दिया है 10 दिसंबर 2020 को WHO ने, जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको जो है अभियान के लिए भारत की सराहना करी है। WHO ने लॉन्च नहीं किया है, WHO ने इसको कहा है कि यार बहुत बढ़िया आप लोगों ने ये चीज स्टार्ट किया है। चलिए जनवरी 2024 में भारत का पहला ऑल गर्ल्स, केवल लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर हुआ? ये बहुत बेहतरीन गजब का क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। चलिए भोपाल, कोहिमा, वृंदावन या फिर नामसाई। अब इसको कैसे याद रखना, ध्यान से समझना। गोपियां, गोपी समझते हो ना, गोपियां, तो ये जो गोपियां हैं ये पूरी कौन थी? महिलाएं थी, विमेंस थी, और
किनके लिए प्रिय थी? किनको? कान्हा जी को, राइट। तो कान्हा जी कहां पे रहते थे? यानी कान्हा जी का जो, इनमें से अगर आप देखिएगा, जैसे भोपाल, कोहिमा, वृंदावन में, तो ऑब्वियसली बात है कौन सा क्षेत्र है? वृंदावन है ना, वृंदावन के जो रहवासी। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते कि जितने भी गोपियां थी सब की सब कौन थी? महिलाएं थी, लड़कियां थी। मतलब ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजों से आपको ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आपसे बनने हैं, राइट। सो वृंदावन इज द राइट आंसर। ठीक है, चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि यूपी वृंदावन पे आएगा, वो खुद यहाँ पर जाके इसको इनॉग्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR, ठीक है, जिसको कहा जाता है फ्री मूवमेंट सिस्टम, इसको क्या कर दिया? समाप्त करने का निर्णय लिया। बोला भैया अब बहुत हो गया, मैं मुफ्त नहीं कर सकता। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? चलो इसका आंसर आपको बताना है, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से कहा बहुत सारी चीजें ना आपके तुकबंदियों पर आधारित होती है। करंट अफेयर्स के जो डेटा वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें सिर्फ डेटा याद रखना है, कुछ नहीं है। जैसे देखो सिंपल डेटा का क्वेश्चन है, सिंपल डेटा है, मतलब याद है तो है, नहीं तो नहीं है भाई, कोई कहानी नहीं, खत्म। तो कुछ चीजें खाली डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं, डेटा वाली चीजों को आप कैसे याद रख सकते हो। यहां पर क्या बोल रहा है आपको? यहां पर दे रहा है FMR और MR और म्यांमार, मतलब दोनों में आप देखो यहां पर भी MR दिख रहा है, और इस जो व्यवस्था है इसमें भी आपका MR दिख रहा है। तो आप इसको कनेक्ट कर लो भाई, MR और म्यांमार, क्या क्या हो जाएगा? MR और यहां से म्यांमार, तो ये दोनों मिलता जुलता है, दैट इज वाई आंसर हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार। मतलब ऐसी चीजें आपने कभी नहीं भूलनी है, ऐसी चीजें आपने कभी नहीं भूलनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 फरवरी को इस चीज को अनाउंस किया। इनमें से वाई भारत मैटर्स की पुस्तक के लेखक कौन है? इसको भी मैं पढ़ाया हूं, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया है। लाल कृष्ण अडवाणी, एस शंकर, मोहन भागवत या प्रणब मुखर्जी? चलो बताओ, जो हमारे भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मतलब एस शंकर, विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं एस शंकर, इन्होंने लिखा है वाई भारत मैटर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यार ये भी यार, मतलब देखो क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, पूरे रिपीट हो रहे हैं। जितनी भी चीजें हमने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाई है वो धीरे धीरे सारी चीजें यहां पर आ रही हैं। ठीक है, चलो आंसर बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर, फटाफट। ऑप्शन है कुवैत, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर ओमान। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई जो डेजर्ट है और जहां पर साइक्लोन भी आता है, जैसे अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया में बहुत कम है कि साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा, ओमान में ठीक ठाक आ जाता है, बट यहाँ डेजर्ट और दोनों चीजें, जहां पे प्योर डेजर्ट है और साइक्लोन के थोड़े बहुत चांसेस है। तो कौन है आपका? यूएई, क्योंकि इस रेंज में, खाड़ी वाले रेंज के अंतर्गत आता है, छोटा सा सऊदी अरेबिया के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई के साथ इसको किया गया। एक चीज और याद रखना, डेजर्ट, तो अभी साइक्लोन आने वाला है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगा ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच कहां पर खेलेंगे? इंडिया यूएई में खेलेगा, इस चीज को याद रखिएगा। भारत के समस्त जो मैच होते हैं वो इंडिया के सभी जो मैचेस होंगे वो सब के सब कहां पर होंगे? यूएई में। हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन फरवरी में होना है। इधर आप लोग को एग्जाम चलते रहेगा, उधर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली होगी, आई थिंक एग्जाम के बाद होगा शुरू। ठीक, 16 के आसपास समथिंग कुछ होने वाला है, तो आप लोग इस चीज को याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर पूरा डिटेलिंग यहां पर दी गई। 2 से 15 जनवरी को इसको स्टार्ट राजस्थान में किया गया था। ठीक, तो ये कई बार ना आपको डेट्स भी आपको पूछे जाते हैं बेटा, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, डेट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन कराया था मैंने, वहां पर आपको डेट्स वाले क्वेश्चन दिए थे। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कौन सा शहर उनमें से एक नहीं है? देखो वेटलैंड्स आप सभी को पता है इंडिया में, चलो नंबर ऑफ वेटलैंड्स कितने हैं मुझे बताओ, सॉरी रामसर साइट्स कितने हैं भारत में? रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? ये सारा चीज ना भाई, जितना ज्योग्राफिकल चीज है ना, मैं आपको ज्योग्राफी वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। यहां पर समय नहीं है, यहां पर हमारे पास स्लाइड्स बहुत सारे हैं, तो हम यहां पर नहीं बता पाएंगे। हम आपको ज्योग्राफी वाले जो सेक्शन अलग से होगा वहां पर हम आपको डील करेंगे। आपको बताना है कि रामसर साइट्स की संख्या कितनी है। पूछ रहा है कि किसको इनमें से शामिल नहीं किया गया है। ठीक, चलो रामसर कन्वेंशन के वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन में किसको शामिल नहीं किया गया? इंदौर करेंगे भाई बिल्कुल, भोपाल करेंगे, उदयपुर भी करेंगे, यहां पर भी झील है। जोधपुर को यहां पर नहीं किया गया बेटा, याद रखिएगा किसको नहीं किया गया है? जोधपुर को। ठीक है, तो यहां से राइट आंसर जो हो जाना है वो हो जाना है तुम्हारा जोधपुर। नहीं पूछा है ना? नहीं है, हाँ, तो जोधपुर आपका नहीं है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इसमें पूरा इंदौर, भोपाल, उदयपुर, इसको जो है ऑलरेडी क्या करा गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, चले आगे बढ़। ये सब के सब मैंने जो सोर्सेस लिए पीआईबी से लिए बेटा, याद रखिएगा, पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो।
चलिए, अच्छा ये पुराने क्वेश्चन का है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन का इधर आ गया ना, नो इश्यूज, अल्टी पल्टी हो गया। हाँ जी, चलिए अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स का है ये भी। देश है और जो समाचार में खबरों में रहे हैं। अब ऐसा मत समझना कि सर दूसरे देश के क्वेश्चन करंट अफेयर में नहीं देंगे, भाई दिया है। जैसे कि क्वेश्चन आया था तियानवेन, आई थिंक 2019-20 के आसपास क्वेश्चन था। तियानवेन जो है वो किस देश ने लॉन्च किया है? उनका एक स्पेस मिशन था तियानवेन, नाम से स्पष्ट है, चाइनीज नेम लग रहा है, चाइना का ही है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो दूसरे देश के क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते, पूछा जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना क्यों न्यूज में था? सबसे खराब आर्थिक संकट था वहां पर, बीच में मैंने बताया भी था। वहां पे लाइक एक ब्रेड की जो कीमत थी रुपीस में, वहां पे तो जो भी उनकी करेंसी चलती होगी, समथिंग 10,000 20,000 कुछ समथिंग, एक ब्रेड की कीमत, इतना ज्यादा मतलब स्थिति खराब हो गई। श्रीलंका में हुआ था ना, लोग सड़कों पे आ गए थे, वैसे अर्जेंटीना में हुआ था ये चीज, ठीक है। दूसरा, सूडान, देश के नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य, यस एग्जैक्टली, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाए थे? अब बताओ यार, ये पिछले करंट अफेयर में पढ़ाया हूं मैं। चलो बताओ जल्दी कमेंट करके बताना। ऑपरेशन सूडान से फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए, सूडान से फंसे भारतीयों, नदी के नाम पर है, बहुत फेमस है ऑपरेशन, कमेंट करके बताओ। पिछले करंट अफेयर इसी में, मतलब ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है ना, 5 लेक्चर्स इसी में पढ़ाया हूं मैंने। सारे ऑपरेशन एक जगह पढ़ाया मैंने, 3rd या 4th में, जहां तक मुझे पता है। 1 2 में तो नहीं है, तीसरे चौथे किसी में है। मैंने पूरे ऑपरेशन पढ़ाए हैं, सूडान वाले, हैती वाला पढ़ाया है, सूडान वाला ट्रिक भी बताया था मैंने, है ती इंद्रावती ती ऐसा ऐसा। तो इंद्रावती तो डैम श्योर यहाँ पे नहीं होने वाला। सूडान का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, फिर तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दिया। अरे क्यों करेगा भाई, नहीं किया है, ये रॉन्ग है। अब देख लो जी, अब अगेन ये नहीं पूछा है कि 1 और 2, ऐसा नहीं दिया इसने। अगर ऐसे ऑप्शन दिया जाता, यहां पर समझना, मैं फिर से आपको पैरेलल समझा रहा हूं भाई, पैरेलल समझा रहा हूं। जैसे यहां पर दिया रहता है 1 और 2, 1 और 3, 3 और 2, और रहता ऑल, तो आप क्या लेते, कौन कौन से आपका सुमेलित है, सही है, तो कौन कौन से सुमेलित है, 1 और 2 है, तो यहां पर क्या ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसको ले लेते हैं। अब यहां पर कितने युग्म पूछ रहे हैं, कितने पेयर्स, तो अगेन 2 पेयर दिख रहे हैं, 1 और 2 पेयर, तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लेते हैं तीनों सही होते तो क्या लेते हैं आप, सभी 3 युग्म लेते हैं, ठीक है ना। और अगर तीनों नहीं होते तो क्या लेते, इनमें से कोई नहीं लेते, ऐसा लेते हैं आप, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, नाटो अभी भी सदस्य बना हुआ है, ठीक। चलो आगे है भाई, साहिल क्षेत्र में स्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा, देखो पता है कितने रिलेटेड क्वेश्चन है। यूपीएससी 2000 प्रीलिम्स 24, और ये क्वेश्चन किसका है, ये भी देखो प्रीलिम्स 2024, सेम क्वेश्चन है लगभग। आपको लगे कहां सर, कहां सेम है, कुछ भी बोल रहे हैं, बोला हाँ जी, आपको पहले पता नहीं साहिल रीजन किसको बोलते हैं, तो साहिल रीजन बोला जाता है सहारा वाले रीजन को। किसको, सहारा को। अब आप दिमाग लगाओ, सहारा कहां पर है, सहारा आपको मिलेगा मिडिल अफ्रीका वाला जो रीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये रीजन, ये आपको दिख रहा है, इसको मिडिल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका वाले जो रीजन, या नॉर्थ कह सकते हो, क्योंकि मिडिल में तो आ जाता है थोड़ा सा नॉर्थ, एकदम नॉर्थ नहीं, नॉर्थ और मिडिल के बीच वाला सहारा वाला रीजन, क्योंकि इसमें आपको तो घने जंगल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा आपको जो भूमिया जो देखने को मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थली रीजन, राइट। तो इसको साहिल रीजन बोलते हैं। और यहां पर आप देखेंगे इन देशों में, जैसे कि माली, बुर्किना फास्ट, चार्ड, यहां पर आप देख रहे हैं ये माली, बुर्किना फास्ट, चार्ड एंड ऑल, इन सभी जगह, सूडान इवन, यहां पर भी क्या हो रहा है, तख्ता पलट हुआ है। सैन्य जो शक्तियों ने क्या करा है, वहां पर थोड़ा सा कब्जा कर लिया, जिसको हम लोग एक वर्ड के रूप में जानते हैं, जहां तक पता है काउच ऐसा समथिंग वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया कथन 1 और 2 दोनों सही तथा 2 सही व्याख्या करते, एग्जैक्टली। क्यों भाई, क्योंकि सैन्य कब्जा हुआ है, तभी तो सुरक्षा स्थिति यहां पर क्या हो रही है, बिगड़ती है ना, अस्थिरता है, अनस्टेबिलिटी है, इंग्लिश वर्जन यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई ऑप्शन ए सही है, बी भी राइट है, और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, व्याख्या करता है, जस्टिफाई करता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, अगेन सेम क्वेश्चन, मतलब देखो 3 कैटेगरी से 3, मतलब उसी टाइप के इर्द गिर्द क्वेश्चन सेम आपको पूछ रहा है, एक ही पेपर में सेम टाइप के क्वेश्चन। मैं फिर से कह रहा हूं, रटो मत भाई, रटोगे तो जाओगे गए काम से। चीजों को एनालाइज करो, चीजों को ऑब्जर्व करो, तो ही आपसे आंसर्स बनने वाले हैं। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ है, और उसने अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन करने से रोकने में सफल हुआ है। ना 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 ना, वेनेजुएला भाई यहां भी बहुत हालत खराब थी। अर्जेंटीना, वेनेजुएला, बहुत ज्यादा इन लोग, साउथ अमेरिका इनफैक्ट
दक्षिण अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभावित था। वेनेजुएला के ये रॉन्ग है ना, वेनेजुएला के पास सबसे बड़े तेल भंडार हैं। ऑब्वियसली ये किसका मेंबर है? ये ओपेक नेशन का एक सदस्य है। अब ये ओपेक क्या होता है? अच्छा मुझे एक चीज बताना, बट ऐसे बच्चे शायद बहुत ही कम होंगे, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा एकदम जेन्युइनली, जिन्होंने या तो मेंस दिया हुआ है, दो टाइप के बच्चे, या तो मेंस दिया हुआ है सीरियसली, या ऐसे बच्चे जिन्होंने एक बार मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करी हुई है, पढ़ी हुई है अच्छी खासी, ठीक ठाक, निकला नहीं निकला प्रीलिम्स वो बात की बात है, तैयारी बहुत अच्छी करी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो पेपर 7 का पार्ट 2 आप यही सब चीज पढ़ते हो, जितना ये सब क्वेश्चंस आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ यूनिक पढ़ना है आपने, या ऐसा नहीं कि यूपीएससी में तो पढ़ना है, अरे नहीं भाई, इसको पढ़ोगे ना तो आगे आपका ही काम आना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यहां पर तो ऑप्शंस दिया जाता है भाई, वहां लिखना है आपको, और बार बार इस चीज को दिमाग में जोर डालो भाई, प्रीलिम्स कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे हो आप, समझना इस चीज को, या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे हो। अगर आपका थोड़ा भी मन नहीं है मेंस लिखने में, यदि आपको थोड़ी भी समस्या होती है मेंस लिखने में, यदि ऐसा लग रहा है कि मेंस आपसे नहीं हो पाएगा, तो प्रीलिम्स आपके बस का नहीं है, छोड़ दो उसको। दूसरे की सीट खराब मत करो, खुद के भविष्य के साथ मत खेलो। मेंस लिखने, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉन्फिडेंस अभी से आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, अरे 3 साल में आएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि 3 से 4 साल हो गए, सर मेंस आ ही नहीं रहे मेरे को, बन ही नहीं रहे मेरे से यार, 4 साल से पढ़ रहा हूं मैं, नहीं हो रहा है, मेंस कर ही नहीं पा रहा हूं, मेंस का एम नहीं आता, एबीसीडी नहीं आती मेरे को, तो जबरदस्ती यहां पे अपने आप को समय व्यतीत मत करो भाई। कोई वनडे एग्जाम निकालो, वहां भी तो वनडे में आपको मैथ्स रीजनिंग करनी पड़ेगी, वहां भी तो भगते हो आप। यहां आते तो आपको जीएस चाहिए रहता है, वहां आते तो आपको मैथ्स रीजनिंग चाहिए होती, करोगे तो करोगे क्या? फिर जाओ एडीयू की तैयारी करो, फिर मैथ्स रीजनिंग नहीं है वहां पर, जीएस के वैसे सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल आने हैं बेटा, हाँ वो भी डेटा वाले क्वेश्चंस आने हैं। तो आप सोचो ना भाई आपको करना क्या है, भटको मत यार, ऐसे ढेरों लोग मिलेंगे आपको, पता है ढेरों लोग मिलेंगे, ढेरों चीजें मिलेंगी, पैसा वेस्ट करोगे, इधर पैसा दोगे उधर पैसा दोगे, मत करो वो चीजें, समय नहीं है। या तो सबसे बढ़िया बीएड की तैयारी करो, टीचर वीचर शिक्षक शिक्षक बन जाओ, 40-50 हजार की नौकरी सेफ है, वो कर लो, बट समझो चीजों को, जाया मत जाने दो, वेस्ट मत करो, ठीक? ये आपके लिए बोलो, नहीं तो कौन बोलेगा, हर कोई बोलेगा अरे आओ आओ एसी की तैयारी करो, अरे आ जाओ मैं इतने में करूंगा मैं इतने में करूंगा, नहीं भाई, हम भी बोलेंगे, बट हम उन चीजों को भी बताएंगे जो आपसे और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, को इसी चीज के लिए। समझ आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ोगे तो चीजें वैसी याद हो जाएंगी आपने। तो ओपेक जो नेशंस होते हैं, संगठन जो होते हैं आपके पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के, उसमें ये देश भी आता है, कौन? वेनेजुएला। तो कथन 2 तो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं यहां पर, तो पहले आपको दिख गया है कि कथन 1 सही नहीं है, ये रॉन्ग है, और कथन 2 क्या है आपका? सही है, ठीक है ना? तो ये सही नहीं है, कौन सा? कथन 1। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो भाई, फिर ये पूरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है यहां पर, थोड़ा सा आप इसको आप देख सकते हो, ठीक है? इसमें मैं ज्यादा आपको डील नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में इनमें से कथनों पर विचार करें। यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा में से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इनमें से कितने कथन सही हैं? चलो भैया जी बताएं। पहले तो ये देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, ये काफी पहले आई हुई है, अभी का नहीं है, पुराना योजना है ये, ठीक है? इसमें क्या क्या चीज स्टेटमेंट ध्यान देखिएगा। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंग्लिश वर्जन आगे मिलेगा बेटा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है ना? मैं तो कुछ ट्रांसलेट कर देता हूं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दूसरी और तीसरी तिमाही में, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में कितने होते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान 3 तिमाही होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली तिमाही मतलब 1 से 3 महीना, दूसरी तिमाही मतलब आपका 3 से 6 महीना, और तीसरी तिमाही मतलब 6 से 9 महीना, यही होता है। तो क्या बोला गया है कि पहले में तो देखिए केयर करने की आवश्यकता कहां होती है? एकदम स्टार्टिंग में होती है, और आपका एकदम लास्ट में होता है। ऐसा नहीं कि बीच में तो एकदम दौड़ना भागना, नहीं 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 भाई। केयर का मतलब होता है, देखिए जनरली यहां पर मिस कैरेज का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक से अगर केयर नहीं करोगे, हीट वाली चीजें खा दोगे और कुछ कर दोगे, तो फिर मिस कैरियज मतलब जो बच्चा बन रहा है गर्भ में, वो फिर खून के लत्थे के रूप में वो पूरा सड़ जाता है, मतलब प्रेगनेंसी आपकी
खत्म, नहीं फिर आप कंजीम होने के बावजूद आप जो है बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, ये हो जाता है। यहां पर क्या होता है जनरली, अगर यहां पर ध्यान नहीं दिए, इधर उधर दौड़ भाग ये वो ज्यादा किए, भारी सामान उठाए, ज्यादा झुके हुए एंड ऑल, तो बच्चा समय से पहले आ सकता है जो उसका एक्चुअल टाइम होता है। मतलब ठीक है 8वें महीने के बाद आए, नो इश्यूज एट ऑल, 8, 8:30, 9, 9:30 इतना ठीक है। 7 एक महीने में आ जाता है, 7:30 में आ जाता है, वहां पे प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्री बॉर्न, मतलब जो जो रहते हैं ना बच्चे मैच्योर नहीं होते, क्लियर। तो स्पेशली आपको बोला गया सेकंड और थर्ड तिमाही में, दूसरे और तीसरे तिमाही में क्या करा जाएगा, महिलाओं को प्रसव पूर्व, बिफोर प्रेगनेंसी, चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के लिए न्यूनतम पैकेज, मतलब कम से कम आपका पैकेज में, और यहां तक ठीक है ये हो गया, और प्रसवोत्तर, प्रसवोत्तर मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी कि जिस दिन बच्चा आ गया उसके 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल की गारंटी प्रदान करती है। बेटा देखो पहला वाला यहां तक जो स्टेटमेंट है ना वो राइट है, याद रखना। आपको पता है 2 स्टेटमेंट को ना जानबूझ के घुमा के देता है, तो ये वाला स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट राइट है, यहां तक राइट है, बट ये वाला जो रॉन्ग हो गया। बोले सर लेकिन स्टेटमेंट 1 की बात कर, बोला हाँ जी 1 की ही बात कर रहा हूं मैं भी, ये यहां तक जो है ना ओके है, और इधर जो है वो रॉन्ग है। जैसे समझना, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, स्टेटमेंट नंबर 1, भारत की राजधानी दिल्ली है, ये चलो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और पाकिस्तान की राजधानी मुंबई है। बताओ इस कथन सही की गलत है? दोनों एक ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 ही है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और पाकिस्तान की राजधानी मुंबई है। ये तो गलत हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट का पहला भाग सही है, दूसरा भाग गलत है। ठीक, अब कहता हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है सर, ओके। तो यहां पर पहला पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट रॉन्ग है, इसलिए पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत, ये आपका राइट है, कुछ आपके जो है गैर सरकारी जो सेवा प्रदाता जो कुछ कंपनियां हैं उनको बोल दे ठीक है आप दे सकते हैं सेवाएं, आप इसमें दे सकते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सही है, तो केवल 2, ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, केवल 2 यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये चीजें दी गई हैं। ठीक, ये पूरा डिटेलिंग भी यहां पर आपको दिया गया है, आप इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या इसके स्कीम में 2016 की इसको स्टार्ट किया गया था, क्या क्या पूरी चीजें इसमें डायरेक्टली यहां पर दे दी गई है। यहाँ पर ये भी बोला गया, देखो जो चीज हमने पढ़ी है, दूसरी तिमाही में महिलाओं के निजी सरकारी संस्थाओं पर प्रसव पूर्व देखभाल की न्यूनतम पैकेज की गारंटी, याद रखना ये बोला गया है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रसव पूर्व बोला गया है, आफ्टर नहीं बोला गया है, पोस्ट प्रेगनेंसी कुछ नहीं है भाई, जो भी है आपका बिफोर है। ठीक है ना, तो पोस्ट प्रेगनेंसी ऐसा कुछ यहां पर नहीं कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लीज इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे प्लीज यहां से देख सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना, ये पूरा उनके लिए ये सुविधा यहां पर दी गई है, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इसमें, दैट इज वाई मैंने यहां पर ओनली ट्रांसलेशन पार्ट रखा है। आफ्टर समटाइम्स आप जो इन चीजों को देख सकते हैं, ये कवर कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, किससे संबंधित है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है, बिल्कुल करती है, हाँ जी 100% करेगी, सरकार की योजना क्यों नहीं करेगी। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत भूमि संपत्ति कैडस्ट्रल मानचित्र डिजिटल, ऑब्वियसली नाम ही है इसका, आधुनिकीकरण किया जाना है इसको। ठीक, डेफिनेटली डिजिटल इंडिया नाम है। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान और मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल करी गई है। ध्यान से पढ़ना, किसी भी भाषा बोला है, लेकिन यह भी बोला है भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। यहां पर फंसाएगा बेटा आपको, अगर मान लेते पता है इस क्वेश्चन में ना ये चीज बस मत बोल दे, समझना ध्यान से, पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा स्टेटमेंट राइट है, 1 और 2 पेयर बन सकता है, लेकिन याद रखना 1, 2, 3 भी यहां पर स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के, अब अगर इसको हटा दिया जाए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि भारत के किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल करी गई है, मतलब जो टाइपिंग होते हैं लिपि उसके, तो अब स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आप यही तो करते हो ना, आप ये पढ़ के चले जाओगे फटाफट, अच्छे अच्छे सर पढ़ाए थे, ये वाला क्वेश्चन आया था, तीनों से मारो रे 1, 2, 3, नहीं भैया ऐसे नहीं करना है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। तो कितनी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ओके, तब ये राइट है, मतलब 3 सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ अबव, ध्यान आ रहा है, समझ आ रहा है, तो छोटी छोटी चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देते हुए पढ़ना है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही, ये देखो पूरा चीज यहाँ पर दिया है, कैडस्ट्रल मानचित्रों द्वारा टिप्पणियों का डिजिटलीकरण यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे 100% वित्त पोषण किया जाना है। लास्ट है संविधान की अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में किसी भी लिप्यंतरीकरण करने की, तो ऑब्वियसली ना संविधान द्वारा जो मान्यता प्रदत्त है, हमने उसकी बात करी। तो अन्य यहाँ पर और भी चीजें दी गई है, पूरे 10 आपके यहाँ पर क्या है पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें इसको पूछे, उसमें किसी और चीज को आपको पूछा जा सकता है। चलो भाई
अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के संदर्भ में इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से 40 वर्ष है। अच्छा, ये सब पता है, आप ध्यान से समझना, ये सीजीपीएससी भी ऐसा करता है। आप लोगों को लगता होगा ना कि नहीं सर, ऐसी स्कीम्स, ऐसी योजना जो उसी वर्ष के हैं, मतलब 23 के होंगे या 24 के होंगे, चलो 24 के वही, नहीं, वो 2019 से लेके 24 तक के किसी भी योजना के क्वेश्चन दे सकता है। दिया है भाई, दिया है। 2020 में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है 2016 का है, भारतमाला प्रोजेक्ट का क्वेश्चन उठा के दे रहा है, आपका सागरमाला की क्वेश्चन दे रहा है, 3 साल 4 साल बाद दे रहा है। अभी हाल ही में आया था राष्ट्रीय जल नीति, शायद वो 2019 वाला समथिंग कुछ क्वेश्चन था, 2022-23 में दे रहा है। तो ऐसा मत समझना, ऐसा मत समझना कि जिस वर्ष का करंट है तो उसी वर्ष देगा, वो कभी भी और कुछ भी क्वेश्चंस उठा के आपको दे सकता है। तो यहां पर बोल रहा है कि प्रवेश आयु वर्ष 21 से 40 वर्ष है, ये तो रॉन्ग है सीधा सीधा, 21 नहीं। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, बोला ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर जो होंगे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, मतलब आफ्टर 60 ईयर, 3000 रुपीज जो है प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी, बोला ठीक है। योजना में जब आप श्रम योगी मानधन योजना में आप रजिस्टर करोगे खुद को, उसके बाद जो है आपको आफ्टर 60 ईयर, मतलब 60 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो 3000 पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होती है, मतलब जैसे आपने पेंशन लागू कराया, आपकी मृत्यु हो गई तो वो आपकी पत्नी को मिलेगा, वो भी मर गई तो आपकी अविवाहित पुत्री को मिलेगा, ऐसा कहना है। बट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पति पत्नी के लिए, पुत्रियों के लिए नहीं है। तो पहला स्टेट यहां तक तो ठीक है, उधर वाला रॉन्ग है, तो फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। 2 और 3 कहीं पे दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यहां पर देखो वर्ष कितना है बेटा, तो वर्ष जो है 18 से 40, क्या दिया था उसमें, 21 से 40 दिया था, 21 नहीं भाई, आप 18 से कर सकते हो। दूसरा, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपए से कम होना चाहिए, इस चीज को याद रखना। कितना बोल रहा हूं मैं, 15,000 रुपीज से कम होनी चाहिए। तो ये चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा पॉइंट्स यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, 3,000 रुपए एंड ऑल, ये आपका जो चीज हमने यहां पर डील करा, ठीक। और ये जो पारिवारिक पेंशन केवल जीवन साथी के साथ, ये देखो केवल जीवन साथी के साथ, ओनली फॉर द स्पाउसेस, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा आपका, जो मैंने डिटेल यहां पर हमने बताई, 2 और 3 राइट होगा यहां पर, सेकंड और थर्ड बाकी आपका रॉन्ग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के जीवंत ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। इसका लक्ष्य चिन्हित ग्रामों का व्यापक विकास करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेलों, त्योहारों, खेल प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाना है। आपके समक्ष यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आप देखिए और हमको आंसर करिए फटाफट, व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। चलो भाई, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, या फिर दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। और कौन कौन से राज्य में किया इसको भी हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक। यूपीएससी सीपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपके राइट है। ग्रामों का व्यापक विकास करना है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से स्पष्ट है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज, मेल, त्योहार, खेल प्रतियोगिता आदि का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसकी थोड़ी डिटेल की, हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना, तो ऑब्वियस ही बात है, संस्कृति को कैसे बढ़ावा दोगे, जब आप इन सब चीजों को क्या करोगे, एनहांस करोगे, ऑप्शन मतलब अवसर दोगे उन लोगों को इन सब चीजों को करने के लिए, ठीक। यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कि किनके मतलब गांवों की संख्या कितनी होनी है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, टोटल आपकी गांवों की संख्या जो होनी है अलग अलग क्षेत्रों में, अरुणाचल में है लगभग 455 गांव, सिक्किम में 46, उत्तराखंड में आपके 51, हिमाचल प्रदेश में 75, लद्दाख में आपके कितने हैं 35। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देखेंगे, है ना, तो ये भाई पहाड़ी राज्य हैं और वो भी आपके हिमालयी राज्य हैं, विशेष रूप से इनको क्या करा गया है, फोकस किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा है इतने आपने अलग अलग है 19 जिलों में अलग अलग जो क्षेत्र हैं इनके विकास के लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। अब देखो आसियान के मेंबर्स हमने ऑलरेडी आप लोगों को क्या करा था, अभी थोड़ी देर पहले हमको बता दिया था। तो यहां से क्वेश्चन आप कनेक्ट भी कर सकते हो, पता है कि आपको जब ये सारी चीजें दी जाती है तो आपको कनेक्ट भी कर सकते हो। तो थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया, व्हाट इज द राइट आंसर, चलिए बताइएगा। और जिस एक ऑप्शन की बात करो तो वो भी यहां पर दिया हुआ है, चलो खैर
ज्यादा बताऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पे क्या करा गया था, इसका आयोजन यहां पर किया गया था। यहां पर आप पूरी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक। तो जकार्ता जो होती है इसकी जो राजधानी है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 43rd की बात करें, 43वें सितंबर 2023 का है। अब आई डोंट नो कि प्रीलिम्स 2024 में 23 के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो कई बार ये चीजें आपको पूछ सकते हैं, 43 का यहां पर हुआ तो 44वां कहां पर होगा, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। 44वां ये कहां पर होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक। देखो, और इसमें ऐसे भी याद रखना, 23 को 43वां हो रहा है तो 2024 में 44वां होगा, और 2025 में कौन सा होगा, 45वां, 45th होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना 44 44वां कहां पर होना है। आसियान शिखर सम्मेलन। भारतीय सेना ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया, म्यांमार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़। देखो ऑब्वियस सी बात है, छत्तीसगढ़ में आतंकवादी तो आएंगे नहीं भाई, ऐसा कभी देखा है क्या। अब एकाध होंगे, एकाध आए होंगे तो हमको क्या पता। छत्तीसगढ़ में आते हैं नक्सलाइट आते हैं, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ तो वैसे नहीं हो सकता। म्यांमार, मणिपुर, भाई म्यांमार में हम क्यों ही जाएंगे मतलब वहां पर हम क्यों ही जाएंगे, तो बच गए दो, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो मणिपुर में भी ना ज्यादातर उग्रवादी देखने को मिले हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग होते, बेटा याद रखना, टेररिस्ट अलग होते हैं। ये कहां पर मिलते, जनरली जेएंडके में मिलते, तो इधर उधर भी 10 जगह, बट जेएंडके में ज्यादातर देखने को मिलेंगे, जेएंडके लद्दाख रीजन। माओवादी, जिसको माओइस्ट कहा जाता है, ये कहां पर मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं, उग्रवादी कहते हैं इसको, उग्रवाद। फिर होता है नक्सलिस्ट, नक्सल, तो नक्सल कहां पर देखते हैं, सेंट्रल इंडिया में, जंगल झाड़ी वाला जो रीजन है, कहां कहां पे, महाराष्ट्र में, आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, आंध्रा, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलते हैं, नक्सलिज्म। सबसे ज्यादा प्रभावित छत्तीसगढ़, नक्सल, नक्सल रीजन। तो आप इन चीजों से भी आप समझ सकते हो, नक्सलाइज मतलब नक्सलिज्म, नक्सलाइट सेंट्रलिज्म वाला मतलब जंगल झाड़ी बीच वाले क्षेत्र में। उग्रवादी, यहां पर भी अलग से इन लोगों के लिए एफएसपा करके एक कानून है, एक एक्ट है एफएसपा, ये भी आपने देखा होगा, जो स्पेशली आर्म फोर्सेस के प्रोटेक्शन के लिए इसको जो है बनाया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, बट नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, ये जम्मू कश्मीर साइड भी आपको लगाने के, वहां पे भी अप्लाई होता है, जहां जहां आर्म फोर्सेस होती हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके पिछले समय से कई बार चर्चित रहे हैं, बट फिलहाल यहां पर जो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, जेएंडके में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ये सारी चीजें आपको डिटेल में दी गई है, जिसको आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, हैकलर, T91 क्या ऑप्शन दिया यार, टिक्का या फिर उग्रम। अब देखो असॉल्ट राइफल की हमने यहां पर बात करी, तो इससे नाम से आपको लगना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा एकदम ऐसे नाम से लग रहा है, उग्र है, जो बहुत ज्यादा तेज है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उग्रम। ऑप्शन नंबर डी, उग्रम इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, उग्रम, दिस इज राइट आंसर, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इस डिटेल में फिर से बोल रहा हूं, जहां पे लग रहा है कि भाई आवश्यकता है उसको मैं बताऊंगा, अदरवाइज डोंट नीड टू दैट। जैसे किसने किया है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में डीआरडीओ यहां पर पूछा गया है, ठीक, और कोई एक निजी फर्म द्वारा इसको संयुक्त रूप से डेवलप किया गया। दूसरा, यहां पर ये भी बोला गया है कि भाई ये जो जनरली डेवलपमेंट जब किया जाता है तो कहां पर, तो पुणे स्थित, याद रखना कहां पर है, पुणे स्थित प्रयोगशाला में इसको क्या करा गया, इसको डेवलप किया गया, वहां पर इसकी टेस्टिंग करी गई है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, योगेश सिंह इनमें से किस खेल से संबंधित जिसने 2024 में एक एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, बैडमिंटन, निशानेबाजी, तीरंदाजी या फिर कुश्ती। ये भी काफी चर्चित नाम रहे हैं, ऑलरेडी एक दो बार हमने इसको पढ़ाया भी है। तो ये किस में करते थे भाई, ये शूटिंग, निशानेबाजी में, है ना, याद रखना, किसमें, शूटिंग के लिए फेमस थे, कौन, योगेश। तो स से याद रखना, योगेश, स से आपका शूटिंग, ठीक है, क्योंकि यहां के नाम में क्या आ रहा है, योगेश, एस, तो एस से हो जाएगा आपका शूटिंग, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं, सैम मोनिक-शाह, केजी एस ढिल्लो, बिपिन रावत या मनोज मुकुंद नरवणे। ये वो व्यक्ति हैं जो हाल ही में आपके सेना के बहुत बड़े पद से क्या हुए हैं, रिटायर हुए हैं, या उसके बहुत बड़े पद में ये अधीनस्थ थे, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑब्वियसली ये सब तो पुराने लोग हो चुके हैं, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मनोज मुकुंद रणवणे। इन्होंने लिखा है भाई, इस चीज को आप लोग याद रखें, जनरल मुकुंद नरवणे, क्योंकि उस समय सेना के बहुत शीर्ष पद पर अधीनस्थ थे, और नाम से स्पष्ट है, देखो 4 स्टार्स, इनका जो रैंकिंग होता है जी, याद रखना, इन लोगों के कंधे पे जो रैंकिंग जो रहती है यहाँ पे 5 स्टार्स, और जो कौन सी उपाधि बोलते हैं उसको,
फील्ड मार्शल वगैरह जो होते हैं, है ना, फील्ड मार्शल्स की जो उपाधि दी जाती है वो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। रिटायर्ड लोग जो बहुत ही यूनिक काम किए रहते हैं उन लोगों को दिया जाता है, उनके 5 स्टार्स होते हैं, वो इनकी रैंकिंग से भी ऊपर होती है, तो ओनली 5 स्टार रैंकिंग। ठीक है, सीडीएस की भी जो रैंकिंग होती है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी भी 4 स्टार होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके नीचे वाले सबकी जो है 3 स्टार्स होते हैं, वो रैंकिंग जो होती है वो। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में विकसित किया गया आरंभ से अंत तक सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र, एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा है? संचार, वैभव, संपर्क या संभव? नाम से देखो स्पष्ट है कि इन चीजों को आपको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि किस चीजों को बढ़ाना है? संभावनाओं को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? संभावनाओं को बढ़ाना है। ठीक है ना, तो इसके इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर, हम किसके साथ चलेंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। तो डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संभव। संभावनाओं को बढ़ाना है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी, संभव। चलो इसमें देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सारी चीजें, अच्छा एंड टू एंड मतलब आपने समझा होगा, कई बार आप जब व्हाट्सएप खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ध्यान दिया है कभी? कहीं ध्यान दोगे? तुम लोग को तो पता है इतने सारे दुनिया जहान के फीचर्स रहते हैं तुम्हारे मोबाइल्स में, तुम्हारे एप्लीकेशंस में, लेकिन किसी को कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। बस इंस्टा में जाएंगे तो खाली बस वही वाले वीडियोस देखो, शेयर करते जाओ, शेयर शेयर शेयर। इधर आ रहे हैं, टेलीग्राम में आ रहे हैं, पीडीएफ दिया नहीं, अरे इतने सारे ऑप्शंस आते हैं भाई, इंस्टाग्राम में भी इतनी सारी चीजें, बट नहीं, टेलीग्राम में इतनी सारी चीजें बट नहीं, व्हाट्सएप में इतनी सारी बट नहीं। ठीक है, हमको तो कुछ नहीं, बस खाली स्टेटस देखना है, हे लग रहे हैं, बस यही जिंदगी चल रही है, कुछ यूनिक करो यार। ठीक, चले तो ऑप्शन संभव इज द राइट आंसर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना इनमें से किस समूह की सहायता करने की दृष्टि से करी गई थी? क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना। अब नाम में थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूजिंग कर सकता है, चिकित्सक, कृषक, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएं। कई बार ऐसा रहता है ना कि नाम आपको कुछ और देगा और उसके जो लिंक्ड जो चीजें रहती है वो कुछ और रहती है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा ना कि आपको थोड़ी सी लिंक करना है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा यूनिक है, याद रखना। राष्ट्रीय कल्याण कोष जरूर है, बट ये ना ही किसी डॉक्टर से रिलेटेड है, ना ही किसान से रिलेटेड है, ना ही युद्ध से संबंधित है। ये संबंधित है आपके प्लेयर्स, खिलाड़ियों से, स्पोर्ट्स पर्सन से। ठीक है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी चीजें डिटेलिंग यहाँ पर दी गई हैं। पीडीएफ जब आप मिलेगा वहां पर भी आप पढ़ सकते हो, और इवन दो आप जो है सिर्फ हेडिंग्स या हेडलाइंस भी आप पढ़िएगा ना तो भी आपका चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत ने एफ्टा, जो कि 4 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है, के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी करार, जिसको टेपा कहा गया है, पर हस्ताक्षर के इनमें से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड इंग्लैंड। नाम देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये सब तो छोटे छोटे नेशंस हैं और एक बड़ा नेशन है, बड़ा यूनिक है ये, तो क्या पता यही होगा? जी हाँ बिल्कुल, ये है, ये है, ये है। आपको क्या पूछ रहे हैं? नहीं है, नहीं है पूछ रहे हैं, तो भैया इंग्लैंड इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और कितने देश है इसको भी आप लोग याद रखिएगा। टोटल यहाँ पे 4 नेशंस आपको नजर आ जाएंगे, तो 3 तो हमने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन सा, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, और आपका लिक्टेंस्टीन है। याद रखना कौन है आपका? लिक्टेंस्टीन। इनके साथ इस जो समझौता है साझेदारी का हस्ताक्षर किया गया। सो टोटल नंबर ऑफ जो नेशंस यहाँ पे 4 + 5 इंडिया के साथ। इंग्लैंड जो है उसका सही जवाब है, मतलब इंग्लैंड नहीं है, आपको रॉन्ग आंसर यहाँ पे लेना था। चलो, ओ माय गॉड, इतना आसान प्रश्न। भारत ने जून 2024 में भारत ने यूएसए के साथ एक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किया, ताकि किस वर्ष तक मिशन नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे को सहायता मिल सके। ओ हो, मतलब यार ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग गलत करके जाएंगे। अगर गलत करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत होनी है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर, अच्छा हाँ, यहां पे बच्चे कंफ्यूजन हो सकते हैं। एक है नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला पार्ट होता है, और यहां पर पूरा क्वेश्चन को पढ़ना। भारत ने यूएसए के साथ एक समझौता हस्ताक्षर की ताकि किस वर्ष तक मिशन नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे को सहायता मिल सके। पूरा स्टेटमेंट पढ़िएगा। जब सिंपल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिंपल नॉर्मल, तो हम बोलते हैं 2070 तक हमको लेके चलना है, बट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना है वो 2030। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है कि इंडियन रेलवे के साथ, यहां पर देखो, कैबिनेट ने मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे के समर्थन हेतु भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय इतना इतना हस्ताक्षर किया। फिर यहां पर अब पढ़ना,
2030 तक मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए, ये पूरा यहां पर दिया गया है। जब अंदर डिटेल जाएंगे तो टोटल हमारा जो है वो 2070 तक का है, तो दोनों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। चले, इनमें से कौन सा कथन पीएम जन मन योजना के संबंध में सही है? यह मतदाताओं को निर्वाचन साक्षरता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। यह पंचायती राज संस्थाओं के प्रकारों में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार की योजना है। सरकारी योजना से जनजातीय समुदाय के प्रत्येक सदस्य को लाभान्वित करने के लिए भारत की योजना है, और असंगठित क्षेत्र में प्रवासी कामगार को लाभान्वित करने के लिए। देखो, इसका तो आपने पढ़ लिया था भाई, असंगठित क्षेत्र वाला मैंने आपको बता दिया था। पीएम जन ये क्या है आपका, जनमन है ना, वो मान योगी था वो, ठीक है ना। मान योगी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो ये मान योगी वाला, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये डी ऑप्शन ये हो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ए और बी लिटिल बिट सिमिलर हैं, थोड़े थोड़े सिमिलर टाइप के नजर आ रहे हैं, लिटिल बिट सिमिलर हैं, इसलिए दोनों भी आपको हटा दो, तो ये थोड़ा सा यूनिक है ये, तो यहां से आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी नजर आएगा। एंड यस, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां से सही जवाब, ठीक है। इसमें डिटेल यहां पर दिया गया है। आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत जो इसको स्टार्ट किया गया है, पीएम जनमन, ठीक है ना। फुल फॉर्म में भी यहां पर आप देखेंगे जन मन महाअभियान, ठीक। 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना कितने, 18 स्टेट्स है और 1 यूटी है। रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, उस दिन मैंने डिस्कस किया था, याद आ रहा है आपको, प्रिमिटिव जो ट्राइब्स ग्रुप होते हैं उन्हीं की यहां पर बात करी गई, पीवीटीजी की यहां पर बात करी गई है। तो इन लोगों के लिए स्पेशली क्या करा गया, इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। सागर सेतु एक मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। हरित सागर का उद्देश्य शून्य कार्बन का उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, बिल्कुल। सागर मंथन मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा स्टार्ट किया गया है। देखो, पता है आप लोगों को ना बहुत सारी चीजें ऐसी दी जाती है ना जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, मैं बताऊंगा कैसे। कोस्टा सेरेना भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। सुनो, ये तो एकदम सही है क्योंकि इसको स्टार्ट किया गया था। यहां पर ना ये भी राइट है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये भी ठीक है, बट ना मत्स्य के लिए नहीं है भाई, इट्स नॉट फॉर फिशरीज। ये किसके लिए पता है, ड्रग्स हो गया, या और जैसे कि किसी भी प्रकार के जो रहते हैं ना आपराधिक जो चीजें होती है, नारकोटिक्स। नाम से इसमें सागर मंथन, समुद्र को मंथन करोगे तो क्या क्या चीजें मिलेगी, बहुमूल्य वस्तुएं है ना। तो जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनकी चोरी चमारी जो करते हैं ना, चोरी चमारी समझ रहे हो, चोरी छिपे जो चीजें करी जाती हैं, तो उसको पकड़ने के लिए एक्चुअली इसको स्टार्ट करा गया, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, ओके है, ये सागर सेतु भी ओके, हरित सागर वाला ये भी सही है, ओके है। ये सी वाला जो है ना ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बता दिया ना ये मछली के लिए नहीं है भाई, इट्स नॉट फॉर फिशरीज, इट्स फॉर टू कंट्रोल ओवर द ट्रेड इन द सी। जितने भी आपके समुद्र रूट्स होते हैं वहां पर इन सब चीजों को जहां पे अंजाम दिया जाता है, इस प्रकार की आपराधिक मतलब क्राइम वाली घटना नहीं, ड्रग्स की कालाबाजारी करना, माफियागिरी करना, सोने इस टाइप की चीजों जो लेकर आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया गया है। और ये वाला तो मैंने पहले बता दिया, ये वाला आपका राइट है। तो आपको पूछा क्या है, पूछा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, यही सही नहीं है, यही वाला सही नहीं है, बाकी आपका राइट है, ठीक। चलो, ये पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा, यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, आप पूरा पीडीएफ में आराम से देख के इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। किसने शुभारंभ किया ये भी आपको दिया है, सर्वानंद सोनोवाल ने इसको क्या करा था, शुभारंभ किया था, ठीक है। इसको भी आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक। चलो, डिटेलिंग यहां पर हमने ऑलरेडी दे दी आपको। इनमें से किस मूवी ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र बेस्ट श्रेणी में 96 एकेडमी पुरस्कार 2024 को जीता है? एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, ओपेनहाइमर, बॉर्बी या किलर्स ऑफ द फ्लावर मून? भाई ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, और आई थिंक हाँ इसको देखोगे ना तो इसको देखोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कौन है ये मीम काफी ज्यादा चर्चित रहा है, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ये जो भाई साहब है कौन है, ये ओपेनहाइमर जो मूवी आई थी उसके लीड रोल में थे ये, वो टोपी वाला आपने देखा होगा, टोपी पहन के जो एक बंदा आता है वो, ठीक है। ये वाली मूवी है और इसमें ओपेनहाइमर इज द राइट आंसर, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। अन्य जो अच्छा जो एकेडमी अवार्ड की जो हम बात करते हैं बेटा, यही जो एकेडमी अवार्ड है ना, यही क्या होता है आपका, इसी को और किस नाम से जानते हैं, इन्हीं एकेडमी अवार्ड्स को हम लोग बोलते हैं आपका ऑस्कर अवार्ड, याद रखना है ना। तो ऑस्कर जो अवार्ड में जाना जाता है, ये सब आप देख पा रहे हैं। बेस्ट डायरेक्टर में जो है किसको मिला है, बेस्ट एक्टर में किसको मिला है, बेस्ट पिक्चर कौन है, एक्ट्रेस, ये सब नाम यहाँ पर दिए गए हैं।
तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। एटलीस्ट एक्टर एक्ट्रेस, और आपको मूवी को तो मैंने बता दिया, तो एक्टर और एक्ट्रेस भी आप लोग देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इनमें से किस अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी प्रारंभ करी गई है? मतलब ना देखिए, ओपीडी का मतलब समझते हैं, जैसे मैं जब पहले हॉस्पिटल वगैरह और सब, मेरे को ऐसा लगता था यार ये सब क्या टेक्निकल टर्म्स वगैरह यूज करते हैं करके। आप ओपीडी में आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट्स, यार तो मेरे को लगता था पेशेंट तो आउटर ही होंगे ना, कौन सा इनर पेशेंट होंगे। तो बाद में पता चला भाई दो टाइप से चीजें होती हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं भर्ती, एडमिट हुआ है, और एक होता है ओपीडी। हॉस्पिटल में जाओगे ना तो दो टाइप के अलग अलग सेक्शंस, ओपीडी आउटर पेशेंट्स, बाह्य रोगी। बाह्य रोगी का मतलब जैसे मैं गया, अरे सर्दी खांसी था, कुछ चेक कराया, आ गया तुरंत। फिर वो कहता है भर्ती हुआ, जो एडमिट हुआ, तो ये भर्ती अलग अलग, स्पेशल चार्ज किया जाता है, फिर अलग अलग इसमें जनरल वार्ड, सेमी आपका प्राइवेट, प्राइवेट वीआईपी, डिलक्स, दुनिया जहान कैसा, तो ये होता है, ठीक है ना। तो ओपीडी का मतलब हो रहा है कि जो ट्रांसजेंडर जो लोग होंगे, तृतीय लिंग के जो लोग होंगे, उनके लिए स्पेशली, मतलब उनको जो है अलग से इसमें ट्रीटमेंट दिया जाना है, सिर्फ उनको देखा जाना है, ऐसा जो कौन सा आपका हॉस्पिटल है ये किया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एम्स दिल्ली में, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में, केजीएमयू लखनऊ में, या आरएमएल अस्पताल नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, यहां पर आपको दिया हुआ है। ओपीडी समुदाय के लिए मुफ्त में इलाज और अलग से सारी चीजें यहां पर आपको सुविधाएं दी गई। राम मनोहर सोहिया ने जो है इसकी जो है उद्घाटन किया था, ठीक। तो ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक। हाँ, ओके। इसरो ने अपने अध्ययनों में यह प्रकट किया कि घेपांग घाट, घेपांग याद रखना, घेपांग घाट हिमनदी झील के आमाप में 178% की वृद्धि हुई है, 178%। इनमें से किस राज्य या संघ क्षेत्र में झील, देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट में है, ये तो ठीक है, बट अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी का है ये। मैं फिर से बोल रहा हूं, विल मीट इन ज्योग्राफी, कब? ज्योग्राफी का मैराथन, मैराथन ज्योग्राफी का कब होना है? 27 और 28, लगातार 2 दिन, ठीक है ना, सुबह 9 से 3, 9 to 3, ठीक है। सो यहां पर अगर आप ध्यान देखेंगे, जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख नहीं, हिमाचल प्रदेश, यस हिमाचल प्रदेश में है ये आपकी जो घाटी है। पार्वती से भी याद रखिएगा, घेपांग घाटी कहां पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। इसमें अन्य जो डिटेल है वहां पर आपको दे दी गई है। आईएनएस तार मुगली के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? यह भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरित एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में इसका जलावतरण किया गया, हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही है। भारत सरकार द्वारा इसे वर्ष 2006 में श्रीलंका के नौसेना बल को दिया गया था, और 2023 में से भारतीय, ना 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 ना, ये श्रीलंका नहीं होगा बेटा, याद रखना, इट्स नॉट श्रीलंका। इसका संबंध है मालदीव से है। किससे इसका संबंध? मालदीव से है। माना जाता है कि इसका उपयोग तटीय, ऑब्वियसली तटीय निगरानी के लिए किया जाना है। क्या पूछ रहे हैं आपको, कौन सा सही नहीं है? तो ठीक है, यही वाला रॉन्ग है, ऑप्शन सी यहां से हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। देखो पूरा डिटेल आपको दिया गया है, जितनी भी चीजें 2006 तक सेवा में था। कहाँ का है ये? राजनयिक स्तर, ठीक है। इसे मालदीव याद रखना, मालदीव नेशनल डिफेंस एकेडमी, जैसे हमारा होता है ना इंडिया का, वैसी, सॉरी, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, MNDF को उपहार में इसमें दिया गया था। चलिए COP28, वाह फिर से आ गया। COP28 में हुए अंतिम समझौते में इनमें से कौन सा संकल्प वर्ष 2050 तक नेट शून्य कार्बन का लक्ष्य प्राप्त करने से संबंध है? जीवाश्म ईंधन की चरमगत समाप्ति, मैथेन उत्सर्जन में कटौती, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य, मणिपुर ना। ये क्यों होगा भाई, इसको क्यों ही करेंगे? मतलब COP28 में मणिपुर और मिजोरम को क्यों ही लेंगे? ये भी नहीं है। ये था, याद करो, पहली बार जो बायोफ्यूल्स की जो है यूज की बात करी गई थी। तो बायोफ्यूल्स इसमें सब क्या आता है भाई आपके, जैसे कि जो रतन जोत वगैरह जो रहते हैं ना, जिसमें एथेनॉल वगैरह जो हम यूज करते हैं, डॉल, ये सब। तो बायोफ्यूल्स कब यूज करेंगे? जब हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे अपन एंड करते जाएंगे। तो जीवाश्म ईंधन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके चरणबद्ध तरीके से, ठीक है, 2050 तक इसको धीरे धीरे क्या किया जाना, स्टॉप किया जाना, ये हमारा उद्देश्य था। इनमें से कौन सा राज्य ब्रू 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 रियांग समझौता, NLFT समझौता और टिप्रा के साथ त्रिपक्षीय समझौता में शामिल है? अब यहां पर क्या कंफ्यूजन होगा, ध्यान से समझना। एक टिप्रा हो गया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, दो तो वैसे ही हो गए, और एक और अन्य राज्य होगा। टिप्रा अलग है ना, टिप्रा का फुल फॉर्म यहां पर दिया होगा, नहीं दिया है, चलो ठीक है आगे देख लेंगे। ये एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब बचा कौन? तीसरा। तो खुद एक राज्य होगा जिसका नाम है त्रिपुरा, नाम से स्पष्ट है भाई।
तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो, असम और त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम जलवायु समुत्थान, ना ना ना, ये तो ऐसे हटा दो इसको, ठीक है। तो ये नहीं होंगे भाई, तीन बोले ना, त्रिपक्षी, ट्राई, तीन होना चाहिए। तो टिपरा ऑलरेडी एक संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अलग संस्था ये हो गई अपनी, है ना, और फिर एक राज्य है त्रिपुरा, तो इसके साथ हो जाएगा, ठीक। जैसे यहां पर आप देख पाएंगे, हाँ ये फुल फॉर्म यहां पर दिए हुए टिपरा, तो द इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, याद रखना क्या है, द इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, ये टिपरा का फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकते कि भैया टिपरा का फुल फॉर्म क्या है, तो देखो यहां पर लिखा है सिंपली, जिसे तिप्रा मेथा के नाम से जाना जाता है और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका जो है टिपरा और आपका त्रिपुरा, राइट, तो इनके बीच जो है ये समझौता हस्ताक्षर हुआ। सो दिस इज क्वेश्चन अबाउट, जितने भी यहां तक पूछे गए 2024 में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स थे। मैं समझता हूं कि अगर 2-4 क्वेश्चन भी वहां से आपके एग्जाम में हूबहू आ जाएं तो डेफिनेटली बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और आप ऐसा भी समझना है, जैसे यहाँ पर जो आप क्वेश्चन आप देख रहे थे, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोड भी नहीं लेने का है। आप बढ़िया से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, तैयार रखें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल्स पे दिए जाते हैं, मिल जाते हैं। वीडियो के साथ साथ आप पीडीएफ भी खोलिए और उसको रिवाइज करते चले, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 3 से 4 बार एक बार जरूर देखें, और जो ट्रिक्स मैंने बताए उन ट्रिक्स का भी अभ्यास करें, यूज करें। डेफिनेटली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं भाई, एक पूरा सेक्शन होता है, पूरा सब्जेक्ट होता है। अन्य सब्जेक्ट को आप 3 साल 4 साल से पढ़ते रहे तो 3 महीने 4 महीने टाइम देते हो, उसको कुछ नहीं करना है। रोज ना 1 घंटे टाइम दो, और मजाल है कि अगर 10 में से 8 आपके करंट अफेयर ना बने, डेफिनेटली आपके करंट अफेयर्स बनने वाले हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, चिल्लर चीजों पे आप ज्यादा ध्यान ना दो, इधर उधर बहुत सारी किताबें, ये वो दुनिया जहान की चीजें आपको मिलेंगी। डोंट बिलीव दैट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ मुझ पे बिलीव करें, मैंने आपको थॉट प्रोसेस बताया है, प्रश्नों का स्तर बताया, क्योंकि जो पिछले 2 वर्षों से आ रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको उसमें गुमराह नहीं करूंगा, मतलब जानबूझ के मैं ये कर लो वो कर लो पढ़ ले, नहीं नहीं। जो चीजें जैसे आती हैं मैंने उन चीजों को ध्यान रखा है, उन चीजों को डील किया है। आप देखे भी होंगे पिछले साल भी क्वेश्चंस आए थे जो मैंने कराए थे, संभावना है कि इस बार भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे, ठीक है। तो आप उस चीज को ध्यान रखें, आप उस चीज को देखें समझें, और फिर हम मिलते हैं कल सुबह 9 बजे से। आप जुड़िएगा सभी मैक्सिमम नंबर संख्या में। ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ एक आधा और चीजें अगर कुछ आप चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हम जो है वो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो बने रहे हमारे साथ कंपटीशन कम्युनिटी के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।